जय उत्तराखंड साथियों, मेरा नाम अजय बिस्ट वन्यू की टीम से। और जैसे आप सभी साथी जानते हैं कि हम लोगों का प्रयास आज शनिवार को 7 बजे कुछ जानकारी लेके अपने साथियों के साथ लाइव है। और कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक्चुअली हम कनेक्ट नहीं हो पाए समय पे। अभी हमारे साथ जुड़ी हैं यशोदा जोशी मैम। जय उत्तराखंड मैम। जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक्चुअली जो प्रीवियस हमने लिंक क्रिएट किया था वो काम नहीं कर पाया। अभी किसी जय उत्तराखंड सभी साथियों को, जो भी साथी जुड़े हुए हैं। हमारे एक्सपर्ट मनीष नेगी जी अभी जुड़े हुए थे, लेकिन वो जैसे मैंने बताया कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दिक्कत हुई, तो वो जैसे ही जुड़ते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको आज ये लाइव का उद्देश्य क्या है, इसमें किस प्रकार के आप लोग सवाल कर सकते हैं और क्या हमारा मोटिव है इस लाइव को करने का, उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगा। जैसे आप सभी जानते हैं, यशोदा मैम यूके टाइम से हैं और लगातार अपना सहयोग प्रयास करते रहते हैं इस डायरेक्शन में। और हमारा लाइव रात को 9 बजे होता था जनरली, लेकिन ये पिछले वीक से हमने थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो हमारा मेन मोटिव है अपने उत्तराखंड के लोगों को सशक्त करने का। और वहाँ से ये शिकायतें ज़्यादा आ रही थी कि आपका जो लाइव होता है वो लेट नाइट होता है और तब तक काफ़ी लोग मतलब या तो सो चुके होते हैं या फिर अन्य कामों में बिजी रहते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा अर्ली कर पाएँ तो ये हमारा एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। लोगों तक अगर बात पहुंचती है, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए और जो हमारा मोटिव है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग हमारे काम होने चाहिए। तो जैसे ही हमारे एक्सपर्ट मनीष नेगी जी जुड़ते हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। तब तक मैं यशोदा मैम से चाहूँगा, मैम आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन, और मैं तब तक क्विकली उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। कुछ दिक्कत हो रही है अगर जुड़ने में उनको। जी नमस्कार। जितने भी व्यूअर्स मुझे सुन और देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है कि वो हमें अपना टाइम देते हैं और उन्हीं की वजह से हम ये जो है ये प्रोग्राम कर पाते हैं। और जैसा कि अजय जी आप भी अभी बता चुके थे कि हम जो हमारी लाइव चर्चा थी वो हर सैटरडे 9 PM को होती थी, लेकिन जो हमारे ज्यादातर जो जानकारी है वो हम उत्तराखंड के जो हमारे गेस्ट थे उनसे लेते थे। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में 9 बजे का जो टाइम है वो काफी लेट हो जाता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम एक बारी टाइम को थोड़ा उनके अनुसार थोड़ा 7 बजे का रखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी जो जानकारी है वो पहुंच सके। हर सैटरडे की तरह हम किसी न किसी चर्चा को आपके सामने लेकर आते हैं, जानकारी लेके आते हैं, ताकि वो जानकारी सब लोगों तक पहुंचे और उसका लाभ उठा सके। उसी तरीके से आज की भी जो हमारी चर्चा है वो स्वरोजगार के ऊपर ही है कि छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उसमें जो हम वित्तीय सहायता होती है वो किस तरीके से ले सकते हैं। अगर रोजगार हम करना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर हम उसके लिए लोन की अगर हमें कहीं से सुविधा मिली तो वो लोन की सुविधा भी हम किस तरीके से ले सकते हैं और किस तरह से हम उसमें आर्थिक सहायता भी ले सकते हैं। तो हमारे जो आज के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं श्री मनीष नेगी जी, और जल्दी वो हमसे जुड़ने वाले हैं। किसी न किसी तकनीकी कारण के कारण थोड़ा लेट हो जा रहे हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमारा उद्देश्य है ज़्यादातर लोगों वो को पूरा होना जानकारी चाहिए। देने का। राइट। मेरी अभी बात हो गई है, वो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है, लेकिन वो जल्द ही जुड़ जाएंगे। जी जुड़ गए। नमस्कार नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव चर्चा में। और माफ़ी चाहता हूँ एंड टाइम पे थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो हमारा पहले जो चल रहा था वो कनेक्ट नहीं हो पाया, तो मुझे नया अभी जल्दी बनाना पड़ा और माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो यशोदा मैम आप शुरू कीजिए। मैं मोबाइल से कनेक्ट होता हूँ, अभी मैं लैपटॉप से कनेक्ट हो रखा था। जी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनका मैंने स्वागत किया और उनको बताया कि किस तरीके से जो हमारी हर सैटरडे को हम जो लाइव चर्चा रखते हैं, किस विषय पर रखते हैं, वो विषय भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और उन सभी सवालों के जो जवाब है
जिसकी जानकारी जो है वो आप सभी तक पहुंचेगी, वो हम हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे मेहमान हैं आज के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्री मनीष नेगी जी। श्री मनीष नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव पेज पर। नमस्कार मैम। जी, सबसे पहले मैं आप ही से आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहूंगी, ताकि जो हमारे साथ नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो भी आपके बारे में जान सके। जी मनीष जी। नमस्कार मैडम, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सिडबी बैंक की पीएमयू मैनेजर की पोस्ट पे हूँ और पूरा उत्तराखंड इस समय देख रहा हूँ। और ये हमारा सिडबी एक लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए, जो उद्योगों के लिए बैंक होता है, और ये सरकारी बैंक होता है। तो ये इसका काम होता है एमएसएमई इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, सब लोगों के बीच, उद्यमों के बीच एक समन्वय बनाना और इनका वित्त पोषण करना। और ये रीफाइनेंस में भी होता है, हम और बैंकों को लोन देते हैं ताकि और बैंक वाले इंडस्ट्री को लोन दें। हमारे बहुत सारे फंड्स होते हैं, जैसे अभी क्लस्टर के लिए हमारा 2000 करोड़ का फंड कल ही उत्तराखंड के लिए आया है। तो हमने मुख्य सचिव जी को एक चिट्ठी भी लिखी है कि जी हमारे पास इस समय 2000 करोड़ का फंड आया है, तो कोरोना के दौरान इस समय जो भी उद्यम लगाना चाह रहे हैं, उनको अगर कोई वित्तीय सहायता चाहिए तो आप उनको प्रोवाइड कीजिए। हमारा बैंक बहुत ही अग्रणी संस्था है पूरे भारत में, और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी पार्लियामेंट के द्वारा, और 1991 से ये निरंतर उद्यमियों के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। आज की डेट में ऐसा कोई भी उद्योग पति नहीं है जो सिडबी से सहायता नहीं ले रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, हमसे ही सहायता ले रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात में आके कि मुझे अभी नवंबर में पूरे उत्तराखंड के लिए मैनेजर नियुक्त किया गया है सिडबी द्वारा, और पूरी योजनाओं का प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी मेरे पास है। और मैं लगभग 25 जनवरी से उद्योग विभाग के साथ मिलके कमरा नंबर 304 में बैठता हूँ। कोई भी मेरे से आके वहां मिल सकता है, और वैसे कई लोग मिलते भी हैं। तो हम सारी योजनाओं में उनको फायदा दिलाते हैं। और हमारे बैंक का एक मेन कंसर्न ये रहता है कि हमारे बैंक में एक भी रुपए की रिश्वत नहीं होती है। ये बड़ा इसका सुखद एहसास होता है उन लोगों को जो हमसे लोन लेते हैं, या फिर जो हमारे द्वारा बाकी बैंकों से लोन हम दिलवाते हैं, उनको भी सुखद एहसास होता है जब उनको पता लगता है उनसे एक भी रुपए नहीं चार्ज किया जा रहा है। और हम विभिन्न योजनाओं में, उत्तराखंड सरकार की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं में उनका वित्त पोषण करवाते हैं। हमारे यहाँ कई जिले ऐसे हैं पहाड़ी, जिसमें किसी को पता ही नहीं है कि अगर वो कोई भी काम करेगा तो उसको हर काम पे सब्सिडी मिलती है। जैसे अगर टिहरी की बात करें तो टिहरी के क्षेत्र में कोई एक परचून की दुकान भी खोलेगा तो उसको 25% सब्सिडी मिलनी ही मिलनी है। चमोली में कोई भी काम खोलेगा उसको 25% सब्सिडी मिलनी ही मिलनी है। उत्तरकाशी में कोई भी काम खोलेगा उसको मिलनी है। देहरादून में कोई भी कैसा भी काम खोलेगा उसको 15% सब्सिडी मिलनी ही मिलनी है। इस समय मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2018 के अंतर्गत हम लोगों के पास लगभग 30 करोड़ रुपए आए थे, जिसमें से अभी 27.5 करोड़ रुपए अभी हमारे पास सब्सिडी के बचे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि लोग उसका भी थोड़ा फायदा उठाएं। तो अब परिचय तो मैडम ये हो गया, अब आप विस्तृत रूप से सवाल पूछ लीजिए, है ना? जी मनीष जी, आपने काफी जो हमारे मन में सवाल थे उनके शॉर्टकट में काफी हमें जानकारी मिल गई है, लेकिन उससे खुलकर हम जो आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, मैं उससे पहले जो हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि हमने जो टाइम 9 PM का था वो 7 PM कर दिया। इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जो आज की जानकारी है वो अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो आज की महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी उन लोगों तक भी पहुंच सके जो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मनीष जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि एमएसएमई क्या है और इसका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है? मैडम, एमएसएमई एक हमारे मंत्रालय की एक उद्घोषणा है। जिनका व्यापार 250 करोड़ से कम का होता है वो एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। व्यापार मतलब टर्नओवर, जिनकी सेल कहते हैं जिसे आप लोग, है ना? और जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम लगा होता है वो एमएसएमई में आते हैं। अगर इन दोनों कंडीशन में से आपकी कोई भी एक पूरी नहीं होती है तो आप एमएसएमई में नहीं आएंगे। एमएसएमई के समस्त लाभ मिलते हैं। एमएसएमई के इतने लाभ हैं कि अगर हम गिनाएं तो नॉर्मली अगर आप एक 10% पे लोन लेते हैं तो आपको वो लोन 9% पे हो जाता है, क्योंकि एमएसएमई मंत्रालय 1% उसका वेवर देता है। तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं होती, उसके लिए आपको उद्यम का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पहले ये ईएम पार्ट 2 हुआ करता था, उसके बाद ये उद्योग आधार मेमोरेंडम हुआ, यूएएम। और परसों एक अधिसूचना जारी हुई थी कि कोरोना काल की वजह से
जिन लोगों ने अभी उद्यम सर्टिफिकेट नहीं ट्रांसफर कराए अपने यूएएम के द्वारा, वो 31 दिसंबर तक इसको ट्रांसफर करा लेंगे, तो उनका अभी मान्य है वो सर्टिफिकेट, तो हम उनको एमएसएमई मान लेंगे। एमएसएमई जैसे एक आदमी के इनकम टैक्स की रिकॉग्निशन पैन कार्ड से होता है, एमएसएमई का रिकॉग्निशन उसके उद्यम नंबर से होता है। अभी तो खैर उद्योग आधार मेमोरेंडम भी चलेगा और उद्यम भी चलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध भी है कि जो श्रोता या आपके दोस्त या रिश्तेदार जो आपके जानने वाले उद्योगपति हैं या छोटा भी उद्यम लगाना चाहते हैं, वो एमएसएमई का सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम जरूर लें। और कोई सहायता चाहिए तो हमारे विभाग द्वारा फ्री सहायता इसकी करी जाती है। और मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट प्रेजेंटेशन अजय जी आपके मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दूंगा, वो आप किसी को भी दे सकते हैं हमारे विभाग द्वारा, और उससे बहुत इजीली वो लोग अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें किसी को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई दिक्कत आएगी। अच्छा, अब आप बताएं, एमएसएमई तो ये हो गया, और कोई सवाल? जी अजय जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर एक्चुअली एक मतलब वैसे मेरा भी एक क्वेश्चन था, जब ये एमएसएमई में आप अपना उद्योग को रजिस्टर्ड करते हैं, तो जो जो उस समय का मतलब 3-4-5 साल पहले अगर किसी ने किया, तो इसमें कुछ बदलाव आए हैं क्या रजिस्ट्रेशन को लेके? जो पहले रजिस्ट्रेशन था वो आज भी वैलिड है, या फिर अब जैसे अभी आपने शायद कुछ बताया? सर वो रजिस्ट्रेशन आज वैलिड नहीं है, वो 4 साल पहले ईएम पार्ट 2 हुआ करता था, वो वैलिड नहीं है। ठीक है, आपकी डेट में आपको उद्यम कराना पड़ेगा। हाँ, अगर बीच में किसी ने उद्योग आधार मेमोरेंडम करवाया है जो कि पिछले साल चलता था जुलाई से पहले, तो वो वैलिड है, वो वैलिड है 31 दिसंबर तक, है ना। लेकिन मेरा आग्रह यही है, जिसके पास भी है वो उद्यम में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो तभी आप एक और एमएसएमई का लाभ ले पाएंगे। एक ये सवाल था, जैसे आपने बताया कि आपको अगर बिजनेस लोन मतलब किसी भी जो एमएसएमई के अंतर्गत आप अगर आता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट, जैसे हम अगर पूछे कि बेनिफिट क्या मिलेगा अगर मैं रजिस्ट्रेशन कर दूं या ना करूं, अगर मैंने कर दिया तो जो भी आप लोन ले रहे हैं उसमें 1% की सब्सिडी सीधे सीधे मिल जाती है। सीधे सीधे मिलती है, आपको कुछ नहीं करना उसमें। वो बस आपको बैंक को, सारे बैंक को हमने अधिसूचना जारी करके सब बैंक को सर्कुलर दे दिया है। सारे बैंक इस नियम को जानने लग गए हैं, भले ही वो आपको बताएं ना बताएं, लेकिन उनको आपको बस अपना सर्टिफिकेट देना है कि जी मेरा उद्योग सर्टिफिकेट ये है, जो कि उद्यम होगा या यूएएम होगा। अभी 31 दिसंबर तक यूएएम भी वैलिड है, तो वो सर्टिफिकेट देंगे तो वेवर आपको 1% मिलना ही मिलना है। हाँ, मेरा एक आग्रह और है, जो प्योर ट्रेडर है, प्योर ट्रेडर मतलब होलसेलर या रिटेलर, वो इस सर्टिफिकेट को ना लें, है ना, क्योंकि बाद में हमारी तरफ से उसकी एक इंक्वायरी होती है, और अगर ये पाया गया कि वो प्योर ट्रेडर है, मतलब वो कोई सर्विस सेक्टर यूनिट नहीं है या वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनके सर्टिफिकेट रद्द कर दिए जाएंगे। तो इसलिए मेरा आग्रह यही है, प्योर ट्रेडर मतलब जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो इस सर्टिफिकेट को ना लें। बाकी हर किसी के लिए, चाहे वो सर्विस सेक्टर यूनिट है, ब्यूटी पार्लर है, आपका सिलाई का काम करते हैं, आप पर्दे सिल रहे हैं, छोटे से छोटा उद्योग, बड़े से बड़ा उद्योग, 250 करोड़ तक की सेल, 50 करोड़ तक की मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, वो उद्यम में आते हैं। और आपको बड़ी जानकारी शायद आपको इसकी होगी या नहीं होगी, आप सभी श्रोताओं को बता दूं, उत्तराखंड ऐसा राज्य है, 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यहाँ के समस्त होटल उद्योग में आते हैं, तो वो भी उद्यम होंगे, वो भी एमएसएमई होंगे, वो भी सभी प्रकार के लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हमारा राज्य और हिमाचल, हमारे यहाँ होटल का टूरिज्म बहुत है और टूरिज्म से ही इनकम है, तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है। इसीलिए 2017 में हमारे विभाग द्वारा एक सूचना जारी की गई थी कि भाई ये जितने भी होटल हैं वो सभी एमएसएमई के अंतर्गत आएंगे। तो आप जितने भी होटल वाले हैं, होटल से जुड़े हुए हैं, आप सभी अपना उद्योग का सर्टिफिकेट ले लें जो कि उद्यम होगा। सर और कोई सवाल? जी बिल्कुल। और किसी श्रोता का कोई सवाल? जी, श्रोता के भी मैं चाहूंगी कि श्रोता लोग भी अपने जो उनके सवाल उनके अंदर आते हैं तो वो उससे रहें, वो अजय जी ले लेंगे। मैं आगे आपसे ये जानना चाहूंगी कि जी अजय जी आप बोलिए। जैसे सर आपने कहा कि करीब 30 करोड़ रुपए एमएसवाई जो स्कीम थी, बेसिकली मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उसके लिए मिला था, और आज भी 27 करोड़ बैलेंस है ना, ये अभी आपने बताया। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने एमएसवाई के लिए एप्लीकेशन दायर करी थी, 125 एक जिला पे 125 पूरे साल में उनको 125 लोगों को लोन देना था, और उसमें से भी पता नहीं कई लोगों को नहीं दे पाए।
और बहुत से लोगों का 10%। सबसे बड़ा एक जो ड्रॉबैक रहा वो ये कि बैंक ने उनको लोन देने से मना कर दिया, या बैंक का लोन नहीं हो पाया। एक जगह हमारे पास फंड है, एक जगह हमारे जी पास फंड अवेलेबल है, ऐसे नहीं है कि बैंक के हाँ, पास पैसा नहीं है। दूसरी जगह सरकार चाहती है, तीसरी जगह लोग भी हैं जो चाहते हैं कि उस पर काम करें, तो फिर ये लैकिंग क्यों है? सर ये सब बैंक वालों का निकम्मापन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए, वैसे लिस्ट हमारे पास भी है, लेकिन जो उसमें असली काम करने की इच्छुक हैं वो हमसे परियोजना रिपोर्ट मुफ्त में तैयार करवाएं हमारे विभाग से, और हम बैंक में उनका लिंकेज कराएंगे। इसको क्रेडिट लिंकेज कहते हैं, वित्त पोषण। हम उनका लिंकेज कराएंगे और हम अपने समस्त डीआईसी को ये डाटा भेजते रहते हैं। और हमारे यहाँ डायरेक्टरेट में इसको सजवाण जी देखते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को। मैं सजवाण जी से एक बार बात करूंगा। तो जो भी आपकी समस्या है, जैसे वो उद्योग लगाना चाहते हैं लेकिन बैंक वालों ने उनको लोन नहीं दिया, अब बैंक वालों ने क्यों लोन नहीं दिया, क्या कमेंट पास करे? देखो, अगर वो डिफॉल्टर है तो लोन नहीं मिलेगा, अगर वो डिफॉल्टर नहीं है तो लोन मिलेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। हाँ, कमेंट कमेंट सर मैं एक बता देता हूँ, एक जी मुझे अभी ताजा ताजा याद है। कमेंट बताया जी कि जिस उद्योग के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये सर तो फैक्ट है। और जबकि हाँ, ये फैक्ट उस है। स्तर पे जाने के लिए पहले इंटरव्यू हुआ है, जिसमें कि बैंक का अधिकारी भी शामिल है और शामिल था। विभाग के भी हैं। इंटरव्यू पास करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट पूरे जमा करने के बाद, जो भी बैंक में बैलेंस रखना था वो करने के बावजूद, जब बैंक में जाता है, आपकी जमीन वगैरह जिसके लिए लोन लिया था वो भी आपका ओके है, उसके बाद ये मतलब प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया उस पे। और फिर सर जो आप बता रहे हैं कि हर व्यक्ति आप तक पहुंचे, सरकारी सिस्टम ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब एमएसवाई का जो प्लान किया गया था, जिले अनुसार भी इस पे अधिकारी नियुक्त किए गए थे कि हर जिले से आपको यहां से मदद मिलेगी। तो जिले के बिल्कुल। अधिकारी जो सरकार में ही है, सरकार के लोग ही इस चीज को क्यों नहीं करते हैं कि लोग, मतलब एक एक व्यक्ति बैंक के पास जाए और फिर आप तक पहुंचे? तो पहले से, क्योंकि मैं एक डिपार्टमेंट में ऑलरेडी इंटरव्यू देने गया था, वहां पे इंटरव्यू दिया है, सारी चीजें डॉक्यूमेंट उनके पास मेरा अवेलेबल है, तो वो आपके साथ क्यों नहीं कोऑर्डिनेट करते कि आप लोग फिर जो अभी आपने बताया ना कि वो हमसे कोऑर्डिनेट करें और फिर हम उनका बैंक को बेसिकली पुश कर देंगे, तो ये चैनल क्यों मिस किया गया? मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं ही देता हूँ। देखो, ये सिर्फ बैंक का निकम्मापन है और कुछ नहीं है। एक जगह मैं उपस्थित था, हरिद्वार में। तो हरिद्वार में हमारी जीएम डीआईसी मैडम है, पल्लवी गुप्ता मैडम। पल्लवी गुप्ता मैडम ने एक दिन क्या किया कि मेरे सामने की बात है, उन्होंने सारे बैंक वालों को बुलाया, उन सब एप्लीकेंट्स को बुलाया जिनके लोन रिजेक्ट हुए। पहले उनको बिठाया, उनको चाय पानी पिलाई, बैंक वालों ने कहा चलो यार कोई मीटिंग होगी। उसके बाद क्या हुआ, पीछे कमरे से उन्होंने उन एप्लीकेंट्स को बुलाया जिनको उन्होंने लोन नहीं दिए, हाथों हाथ उनकी समस्या डिस्कस करी, और वहां एलडीएम को बुलाया गया। एलडीएम होता है लीड डेवलपमेंट मैनेजर, मतलब जो जी लीड डेवलपमेंट बैंक होता है, जो कि आपका वहां का हर जगह का एक लीड एलडीएम होता है, जैसे हर वहां बैंक, पीएनबी है जी जी, हरिद्वार में, हर बैंक के एलडीएम होते हैं, राइट। हर बैंक का एलडीएम होता हमने है। हमने उन अब तक भी कांटेक्ट किया सर, उन तक भी कांटेक्ट किया। तो एलडीएम को सामने उपस्थित कराना और उसको ये रिपोर्ट देनी और ये चिट्ठी देनी बहुत जरूरी है कि भाई आपके अंडर में इतने सारे बैंक आते हैं, आपको इन बैंकों के और वित्त पोषण कराने के लिए ही रखा गया है, यही आपकी ड्यूटी है, ये उनको हमको समझाना पड़ेगा। अगर कोई एलडीएम काम नहीं करता है तो भैया उसकी शिकायत भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एलडीएम काम नहीं करेगा उसकी शिकायत हम डीएम से करते हैं। मैं एक पर्सनली बता रहा हूँ, मैं एक सरकारी उस पे हूँ, औहदे पे हूँ, इसलिए मैं उसकी पर्सनली शिकायत नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एलडीएम की क्लास लगाता। मैं एलडीएम को बोलता भाई आप इतने सारे लोगों का डाटा लीजिए, इतने सारे लोगों को आपके डिस्ट्रिक्ट में लोन नहीं मिला, अगर इनको लोन नहीं मिला, उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी है तो पहले आप उनकी ट्रेनिंग कराइए। उसको ईडीपी ट्रेनिंग कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। आप उनकी ईडीपी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग कराइए। आजकल हरिद्वार में सोमवार तक, मंगलवार से सोमवार तक हरिद्वार में ईडीपी ट्रेनिंग चल रही है, और वो ट्रेनिंग मैं ही कंडक्ट करवा रहा हूँ। शिवलाल जी रुड़की से करा रहे हैं, मैं देहरादून से करा रहा हूँ, और प्रीति मैडम आपका वहां से करा रही है, कोटद्वार से। और ये समस्त ट्रेनिंग जीएमडीआईसी हरिद्वार के माध्यम से हो रही है। तो जिस प्रकार हरिद्वार जिला इसमें बहुत अग्रणी है, अगर ऐसे ही बाकी जिले भी हो जाएं तो ये काम तुरंत आसान हो जाएगा। और वो एमएसवाई की ट्रेनिंग चल रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अब उस ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, जब हम उनको ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट देंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा। जब उनके पास एक्सपीरियंस होगा तो उनको बैंक वाला इस चिट्ठी में ये नहीं लिख सकता कि जी नॉन एक्सपीरियंस की वजह से हम आपका प्रोजेक्ट डिक्लाइन करते हैं। अब इसमें जी एक तरीका और है, अगर जिसके प्रोजेक्ट डिक्लाइन हुए हैं नॉन एक्सपीरियंस की वजह से, वो हमारे जीएमडीआईसी को चिट्ठी लिखें
कि जी प्लीज हमारा एक ऑनलाइन ईडीपी सेशन कराया जाए, ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जाए, जिस ट्रेनिंग में ये बताया जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करें, प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट कैसे करें, रॉ मटेरियल कैसे परचेज करें, बिजनेस को कैसे आगे चलाएं, जैसे कि जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल करें, रजिस्ट्रेशन कैसे लें, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो सवाल होंगे वो उसके ट्रेनिंग में बताए जाते हैं। आप अपने नॉर्मल खाता कैसे बनाएं, जैसा कि एक आ रहा है, क्या घरेलू व्यवसाय जैसे गाय पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मौन पालन जैसे व्यवसाय करने हेतु लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, आप हमें आवेदन कर सकते हैं। हम एक कॉल की दूरी पे रहते हैं और मौन पालन की ट्रेनिंग बहुत चलाई जाती है, लेकिन चूंकि आजकल कोरोना काल चल रहा है तो ट्रेनिंग में हम ये नहीं समझते हैं कि ट्रेनिंग इस समय कराना उचित होगा, क्योंकि डीएम की परमिशन नहीं मिलती है। वरना आर सेती के माध्यम से बहुत सारी ट्रेनिंग होती हैं। जो भी मौन पालक हमारे साथ जुड़ना चाहें उनके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। जो गाय पालन करना चाहते हैं उनको मैं क्लियर बता दूं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में गाय पालन का काम अलाउड है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऐसा कोई काम नहीं है जो अलाउड नहीं है। हाँ, अगर आप कहो कि मैं जी कीड़ा जड़ी का उत्पादन करना चाहता हूँ तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। बिल्कुल। ठीक है, आप ऐसा काम, कोई भी आपका स्वरोजगार का काम है जिससे आपका स्वरोजगार हो, चाहे वो चाय का ठेला बनाए, चाहे बंटिक्की की ठेली लगाएं, चाहे आप कोई भी फास्ट फूड सेंटर लगाएं, उसके लिए भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार अलाउड है। आप एक नॉर्मल सैलून खोलें, आप ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलें, चाहे आप एक सब्जी की दुकान खोलें, सब्जी मतलब उगाने के बाद भी और सब्जी परचेज करने के बाद भी, उसमें भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना काम आती है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कोई निगेटिव सेक्टर ही नहीं रखा गया है। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी का सपना था कि हमारे यहाँ जो कोरोना काल के बाद जितने लोगों का व्यवसाय छिना है, कई लोग प्रवासी ऐसे आए जो बाहर भांडे में जाते थे या छोटी नौकरियां करते थे, उसके बाद आए, उसके बाद उन्होंने देखा यहाँ तो कोई स्वरोजगार ही नहीं है, तो इसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं, रिवर्स पलायन। तो उन्होंने रिवर्स पलायन की समस्या को दूर करने के लिए, ताकि वो यहीं लोग रह जाएं, बस जाएं और यहीं अपना व्यवसाय शुरू करें, इस योजना का शुभारंभ किया था। और ये योजना वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन बैंक वालों के निकम्मेपन की वजह से ये योजना समाप्त होती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब हम यहाँ पर इस योजना को दोबारा से चलाएंगे, दोबारा से इसको पुनर्जीवित करेंगे, लेकिन हमें उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए होता है। अगर मान लो किसी को बैंक वाले ने अपना प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या वो बैंक लड़ने जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक लड़ने जाएगा वहां कानून की धाराएं लग जाएंगी और उसको पुलिस का डर दिखाया जाएगा। उसको क्या करना है, उसको एक चिट्ठी बनानी है, चिट्ठी बना के जीएमडीआईसी को लिखनी है। जीएमडीआईसी के समस्त नंबर मैं बिष्ट जी आपको अभी व्हाट्सअप कर दूंगा, पर्सनली आप मेरे को भी कर सकते हैं। प्रॉपर डाटाबेस बना के हम उनको देते हैं, जी हमारी ये समस्या है, हमारे पास ये रिजेक्शन आया। अब ये रिजेक्शन क्यों आया? मान लो एक रिजेक्शन का कारण है सिविल खराब है, तो चलो जी सिविल खराब है, हम नहीं करेंगे काम। अगर मेरी सिविल खराब है तो क्या मेरी वाइफ की भी सिविल खराब होगी? नहीं। मेरी सिविल खराब है, क्या मेरे भाभी की सिविल या भैया की सिविल खराब होगी? नहीं। और मेंबर के नाम से कर सकते हैं, किसी और मेंबर के नाम से डाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको स्वरोजगार से मतलब है। देखो सिविल कई कारणों से खराब हो सकती है, होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया, आपको चलाना नहीं आया, कई बार मेरी भी पेनल्टी लगती है, मैं भूल जाता हूँ कई बार काम के दौरान क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना, तो उससे सिविल खराब हो जाती है। आज की डेट में ऐसे कई कारण हो सकते हैं, सिविल खराब हो सकती है, लेकिन ये बहानेबाजी बनाने का हमें उनको मौका नहीं देना है। हमें क्या करना है, अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। हमें ये देखना है कि हमें ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए। आज मैं किसी का फॉर्म भरवा रहा था, संजय पदियार हल्द्वानी से, उन्होंने कहा जी मेरे को बैंक वालों ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने उनको कहा आप परियोजना प्रोफाइल हमसे तैयार करा लो, हम मुफ्त में तैयार कराएंगे, आपने पिछली बार 5,000 रुपए किसी सीए को दिए थे, अब की बार हम तैयार कराएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने उनको कहा जी आपको क्या एक्सपीरियंस है आप लिख के दो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, आपके शॉर्ट एनालिसिस क्या है आपके बिजनेस में वो लिख के दो। उसके बाद उनका परियोजना वहां बैंक वाले ने एक्सेप्ट कर दिए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी उसमें लिख के दिया कि जी मेरे को ये ट्रेनिंग है, इतने हैं जिनसे मैं रॉ मटेरियल खरीद सकता हूं, इतने लोगों को मैंने अपना कांटेक्ट किया है जो कि मेरा माल खरीदेंगे। जब आप ये अपनी परियोजना रिपोर्ट में बैंक को देते हैं तो बैंक का कोई भी अधिकारी उसको मना कर ही नहीं सकता है। तो मेरा ये भी आग्रह है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसका कारण देखिए, कारण क्या है ना, कारण देखिए, उसकी एक चिट्ठी बनाइए, क्योंकि जब तक उत्तराखंड के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये बैंक वाले आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। और बैंक वालों का काम है, उनको अपनी नौकरी करनी है, उनको सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब होता है। अगर कोई देखो बैंक का यहाँ रिश्तेदार भी होगा तो उसे थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम बैंक वालों को बहुत पर्सनली जानते हैं और बैंक वाले हमेशा की तरह हमारी हर योजना को
विफल करने में सबसे आगे हैं। फेल कर तो देते बिष्टी हैं। जी, आपको ये बता दूं कि बैंक वाले बड़े अजीब किस्म के लोग होते हैं। वो सिर्फ अपना टारगेट देखते हैं, जब उनका टारगेट आता है तो वो काम करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गलत रूलिंग है कि बैंक वाले चाहें तो किसी का लोन करें, चाहें तो किसी का लोन ना करें, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पर्सनली एक बार कैनरा बैंक की कंप्लेंट करी थी पीएमओ कार्यालय। उसके बाद क्या हुआ कि 3 या 4 दिन में उनकी हेड ऑफिस से टीम आई, और एक लड़का था पोखरियाल, उसको उन्होंने 3 दिन के अंदर सीसी लिमिट उसकी रिन्यू करी, सीसी लिमिट बढ़ाई, उसको व्यवसाय करना था। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, हर चीज का माध्यम होता है। सबसे पहली सीढ़ी है एलडीएम, दूसरी सीढ़ी है जीएमडीआईसी। हमारे उद्योग के जीएमडीआईसी बड़े ही कुशल हैं, और अगर आप उनसे संपर्क करेंगे वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। वैसे मैं सबकी आपको लिस्ट दे दूंगा। मैं जनरली पर्सनली 4-5 लोगों को खुद जानता हूँ। ये पीसीएस अधिकारी होते हैं, बहुत ग्राउंड टू अर्थ होते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे 13 के 13 जिलों में बहुत अच्छे जीएमडीआईसी हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, मैं आपको सजवाण जी का भी नंबर दे दूंगा। सजवाण जी हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस में बैठते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना देखते हैं, और उनके पास पूरा डाटाबेस रहता है, किसने किसको रिजेक्ट किया, किसको किस कारण से रिजेक्ट किया। अब आ रहा है, हम अपने घर में टिहरी गढ़वाल में कौशल विकास योजना चलाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ जानकारी चाहिए। कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री द्वारा कौशल विकास उसके द्वारा चलाई जाती है, और आप एनएमडीसी से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा स्किल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो कोई और देखता है। फिर भी आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम तो सिर्फ सब्सिडी दे सकते हैं आपको इसमें। और कौशल विकास के लिए आपको एप्लीकेशन कौशल विकास कार्यालय करनी पड़ती है, लेकिन इसमें सोच समझ के करना है। बेहतर ये होगा, कौशल विकास चलाने के साथ साथ आप एक सीएससी सेंटर भी खोलें तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो दोनों स्कीम आपको मिल सकती है। और कौशल विकास के लिए आपको अपने हमारे कौशल विकास डिपार्टमेंट से टाई अप करना पड़ेगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट के। वो आपका दिल्ली से टाई अप कराएंगे, फिर आपको सेंटर की अनुमति मिलेगी। लेकिन इसमें जी चांस थोड़े कम है, क्योंकि इसमें एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और आपके पास हम मतलब कौशल विकास वालों की सप्लाई बहुत कम है। तो थोड़ा सा आप ये देखना, इसके साथ साथ एक सीएससी सेंटर आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी सेंटर अप्लाई करना बहुत आसान है। आपको सहजदारा रोड में इसका नोडल ऑफिस है आईटी पार्क में, वहां जाना होता है, उनको बताना होता है। तो ये दोनों योजनाएं आप साथ चला सकते हैं, क्योंकि कौशल जी विकास मनीष जी। योजना में आपका नंबर आए ना आए थोड़ा सा मुश्किल है। जी अब मनीष ये जी, कहते हैं काफी गाय अच्छे। पालन करना चाहता हूँ। गाय जी पालन के लिए लोन का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना MSY.gov.in में लॉगिन करना है। हमसे आप परियोजना प्रोफाइल तैयार फ्री में करा सकते हैं। अगर आपने कोई सीए कर रखा है, वकील कर रखा है, वहां से भी करा सकते हैं। गाय की कोटेशन लानी पड़ेगी। मान लो गाय आपकी 60,000 या 70,000 रुपए की है तो चल जाएगा। अगर आप कहेंगे 90,000 की है तो उसकी कोटेशन हम मान्य नहीं करते। जनरली 70,000 तक की मान्य होती है। नाबार्ड का जो नियम है उसमें 60,000 था, फिर भी हम 70,000 तक उसको मान्य कर लेते हैं। इसमें जो गाय का आप बाड़ा बनाएंगे, बाड़े की आप कोटेशन लेंगे फैब्रिकेटर से। जो आप जंगले के साथ साथ आप उसके हौदी बनाएंगे, उसका एक ठेकेदार होगा जो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, जो उसको पानी रखने के और चारा रखने के लिए जो आप सीमेंटेड उसमें हौद बनाएंगे, और जो आप नीचे लेवलिंग करेंगे और शेड बनाएंगे, इन सब की कोटेशन आप लेंगे एक किसी ठेकेदार से। उस ठेकेदार की कोटेशन आप हमें देंगे, गाय की कोटेशन आप हमें देंगे, और जो फॉडर आएगा और जो वेटनरी मेडिसिन आएंगी उसका थोड़ा आप एस्टिमेट बना लीजिएगा कि जी मेरी 10,000 की मेडिसिन आएंगी या 15,000 की आएंगी। इंश्योरेंस होता है लगभग लगभग 3600 रुपए का, 6% का इंश्योरेंस होता है। जैसे गाय आएगी 60,000 की, जो 3600 रुपए का इसका इंश्योरेंस होगा अंदाजन। तो इंश्योरेंस कंपनी से आप पता कर लेंगे, नहीं करेंगे तो अंदाजे से आप डाल दीजिएगा कि हमारा इतना इंश्योरेंस होगा। उसमें एक परियोजना प्रोफाइल आप तैयार करिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अपलोड करिए, और तुरंत इसमें आप अपने बैंक वाले को सूचित करिए। फिर बैंक में आपकी हमारे यहाँ से फाइल जाएगी। आपका पहले इंटरव्यू भी होता है, लेकिन कोरोना काल में कई बार इंटरव्यू मना कर रखे हैं, तो ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा। ट्रेनिंग आपको पशुपालन विभाग से भी मिल सकती है, हमारे विभाग के माध्यम से भी मिल सकती है। और आप इसको बैंक में अप्लाई करने के बाद हमें फोन कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके जिले में ईडीपी ट्रेनिंग कराएं, ताकि ये वाला वो ना आए, कंसर्न ना आए कि जी इनकी तो ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है, इनको काम करना आता ही नहीं है। अगर आपने कभी गाय पालन का आपको एक्सपीरियंस है, आप बैंक वाले को अपनी वीडियो बना के दें, अपने गाय पालन का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिखाएं। या फिर बेहतर होगा कि आपने अगर गोट का काम किया है या किसी दोस्त यार के यहाँ काम किया है तो उसके यहाँ अपनी वीडियो बना लें कि जी मेरे को ये काम आता है, इस काम को ऐसे किया जाता है, सुबह इतने बजे दूध निकाला जाता है, इतने बजे चारा दिया जाता है, इतने बजे पानी दिया जाता है। दोनों साइड हवा होनी चाहिए,
इसकी जालियां ऐसे बनेंगी, इतना इसमें ठंड के लिए इसका ये इंतजाम किया जाता है। हर मौसम के लिए अलग उसका जो इंतजाम होगा उसकी आप वीडियो बना के उनको देंगे, या आप एक परियोजना प्रोफाइल में लिख के देंगे कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है। आपकी गाय पालन की योजना मना नहीं होगी, और वैसे अगर ज्यादा दिक्कत आए तो हमसे संपर्क कर लेना। हम पशुपालन विभाग के साथ आपका कांटेक्ट करा देंगे, मथुरा वाला देहरादून में उनका हेड ऑफिस है, और वो आपको एक्सपीरियंस बता देंगे आपको कैसे करना है, क्या करना है। अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग की जरूरत होगी ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा देंगे। और जिले का मुझे अभी पता नहीं लग रहा है कौन सा जिला है, नहीं तो अगर हरिद्वार होगा तो मैं तुरंत मैडम को फोन कर दूंगा, मैडम वहाँ ट्रेनिंग का सेशन करा रही हैं, आपके लिए भी ट्रेनिंग रखी जाएगी। आप लोग अपना डाटाबेस जो भी होगा, बिष्ट जी आप सबका डाटाबेस देख लीजिएगा, आपके पास तो कमेंट का एक वो आ जाएगा बाद में, क्या बोलते हैं, पूरा डिटेल आ जी जाएगी जी किसने क्या कमेंट दिया है जी ना। जी तो जी सबकी जी इसमें मदद की जाएगी, ऐसा कोई नहीं होगा कि इसमें हमारी तरफ से मदद नहीं की जाएगी। इसमें हर तरह का काम है, हर तरह के काम की मदद की जाएगी। जी बिष्ट जी। जी बस कोशिश सर हमारी यही है, और ये लाइव करने का मकसद भी यही है कि जिन लोगों को जहाँ पे किस प्रकार की परेशानी आ रही है, क्या उनके सवाल होते हैं, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट है आप जैसे अन्य और साथी भी हैं, आप हो गए, बैंक की दिक्कतें हैं या फिर प्रशासन की ओर से दिक्कतें आती हैं या फॉर्म लेवल पे दिक्कत आती है, प्रशासन से हम नहीं, तक नहीं नहीं, जानकारी देखो जरूर देते हैं। प्रशासन से आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए हम बैठे हैं। अगर दिक्कत आएगी कहीं तो सिर्फ बैंक से आ रही होगी, प्रशासन से तो हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा विभाग एक बहुत अच्छा विभाग है। हमारे विभाग में इस तरह की योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। हम हतोत्साहित नहीं करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और हम बिल्कुल सर। चाहते हैं, हम बैंक वाले का आप अगर नंबर देंगे हम उसको पर्सनली कॉल भी करेंगे, जबकि कोई आजकल कॉल नहीं करता है। हमारे विभाग द्वारा कॉल भी किया जाता है, किसी कारण जी बताइए जी आपने इसका रिजेक्ट क्यों किया था लोन। जी जी सर, ये जी ज्यादातर बिल्कुल जो हमारे साथ जुड़े होंगे पहाड़ी जिलों से हैं, जैसे आपने देहरादून, हरिद्वार ये तो बता दिया। ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे तो इतनी दिक्कतें या आप तक मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या एक्चुअली पहाड़ों पे पहाड़ी होती है, जिलों में। जहाँ पे ना तो अधिकारी जाते हैं, या फिर बैंक बैंक वाले भी मतलब इतना आनाकानी करेंगे, और बैंक भी जी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आपका लोन एक बैंक ने रिजेक्ट कर दिया तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। जैसे जी शहरों में या फिर सर शहरी क्षेत्रों में तो बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं, पहाड़ों की मैं ये समझ ज्यादा रहा हूँ। दिक्कत है। जी मैं अभी 3 दिन पहले माणा गांव से आया हूँ, उससे पहले मैं गोपेश्वर था, उससे पहले मैं एक गांव था लासी वहां था, उससे पहले मैं बामिनी गांव था बद्रीनाथ में। इन सब के यहाँ मैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के फॉर्म भरवा के आया हूँ, और इनको वादा करा है भाई जिसका काम जोशीमठ से होगा उसका काम जोशीमठ से होगा, जिसका काम चमोली से होगा उसका चमोली से होगा, जिसका गोपेश्वर से होगा उसका गोपेश्वर के बैंक से होगा। तो ऐसा कोई नहीं है, पहाड़ में भी हम लोग बहुत योजनाएं चला रहे हैं। मैं पर्सनली जाता हूँ, पर्सनली मिलता हूँ उन लोगों से जिनके प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए गए हैं। मनीष सर नमस्कार, मैं किरण नौगाई, मैं जानना चाहती हूँ मशरूम के ऊपर आप क्या सब्सिडी दे सकते हैं। हाँ जी मैडम, हम मशरूम के ऊपर भी हमारी योजना है। अगर मुझे पता लग जाए कि ये नौगाई मैडम किस जिले से हैं तो मैं सब्सिडी भी बता ये दूंगा। नैनीडांडा, पहाड़ी जिलों ये में, नैनीडांडा ब्लॉक है और हाँ पौड़ी जी जिला जी से है। जी पौड़ी जिला में आपकी 25% हम सब्सिडी कर देंगे, और नैनी डांडा में मेरे ख्याल अगर प्लेन्स का होगा तो 20% होगी, वरना 25% सब्सिडी करेंगे। मेन नहीं, सब्सिडी ये नहीं पूरा होती है पूरा मेन। पहाड़ी क्षेत्र है सर, जी जिला ही अच्छा, पहाड़ी है। पहाड़ी क्षेत्र है तो 25% सब्सिडी होगी। और जो ये मशरूम का काम है हम इसको बहुत बढ़ावा देते हैं, लेकिन मशरूम का जो प्रोजेक्ट होता है वो थोड़ा बड़ा लगता है, क्योंकि इसमें AHU यूनिट लगानी पड़ती है। अगर जी 28 डिग्री टेम्परेचर आप पूरे साल भर वहां मेंटेन कर दें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 28 डिग्री टेम्परेचर पूरे साल भर नहीं मेंटेन करेंगे तो आपको AHU यूनिट, जिसको हम AC कहते हैं, AC रूम, एक AC रूम बनाना पड़ेगा। वो AC रूम लगभग, छोटा AC रूम 7 से 8 लाख रुपए लगता है बनाने में, है ना। तो आप जी मशीन वाले से कोटेशन ले सकते हैं, हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम लोग आपका परियोजना प्रोफाइल 25 लाख तक लगा सकते हैं मशरूम उत्पादन के लिए, और मशरूम उत्पादन के लिए हम जिस बैंक को कहेंगे वो बैंक आपको लोन देगा। जनरली हम लोग बिल्कुल क्या करते हैं कि जिस बैंक में आपकी जान पहचान है हम पहले आपसे पूछते हैं, उसके बाद हम उस मैनेजर को पहले ही बात कर लेते हैं, भैया हम एक प्रोफाइल भेज रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो बताना, अगर आपको कोई आनाकानी करनी है तो पहले ही हमें बता दो। तो हम इससे बढ़िया फिर दूसरा बैंक देखते हैं। जनरली हमारा एक सरकार का एक बैंक होता है हर जगह पे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इस तरह के काफी कामों को प्रोत्साहन देता है, लेकिन क्या होता है कि हम लोगों के खाते डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में होते ही नहीं है, तो फिर वो लोन क्यों देगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, उस मैनेजर से भी बात कर लेते हैं कि भाई साहब इसका अभी बैंक खाता आपके यहाँ नहीं है, अगर आप तैयार हो तो हम एक परियोजना प्रोफाइल आपके व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, आप उसको चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस क्षेत्र में इस चीज का उत्पादन बढ़िया हो सकता है या प्रोजेक्ट में दम है,
और आप इनको लोन दे सकते हैं, तो ये आपके यहाँ खाता खुला देंगे, हम हाथों हाथ इनका आपके उसमें ट्रांसफर मार देंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पोर्टल से। हमारे पास जी। ऑप्शन होता है, अगर किसी बैंक ने रिजेक्ट भी कर दिया तो हम दूसरे बैंक में उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग करते रहते हैं, कई बार एसबीआई वाले हल्ला मचाते हैं, जी हमारे पास इस समय बिजी है, ये है वो है, तो हम एसबीआई को बात करते हैं, अगर नहीं कर सकते तो क्लियर मना कर दो। फिर वो क्लियर जब मना ही कर देते हैं तो हम पहले दूसरे बैंक से बात करते हैं कि जी आप अभी कर सकते हैं, वो कहता है हाँ जी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो खुद इस टाइप के लोन कराने की जरूरत है। हम फिर वहां ट्रांसफर कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की जान पहचान है किसी बैंक में तो हम वहां भी डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे उसका खाता वहां हो या ना हो, क्योंकि इस योजना में खाता नंबर नहीं मांगा जाता है, इसमें मांगा जाता है बैंक का आईएफएससी कोड और बैंक का नाम। तो वो क्या सर्च मार लेता है कि जी कौन से बैंक में जाना है, इस पोर्टल के माध्यम से उनके बैंक के जो डैशबोर्ड होता है उस मैनेजर के पास हमारा फॉर्म पहुंच जाता है। कई बार किसी बैंक में क्या होता है कि हेड ऑफिस में जाता है, फिर हेड ऑफिस से वहां जाता है, फिर हम कहते हैं जी आप संपर्क कर लो, हमने तो यहाँ से फॉर्म भेज दिया, वो संपर्क करते हैं, फिर वो अपने हेड ऑफिस से डाउनलोड करवाते हैं, फिर उनको लोन करते हैं। जनरली हम यही आग्रह करेंगे कि भाई जिस बैंक में जिसकी जान पहचान है वहां कराएं, क्योंकि बैंक वाले निकम्मे होते हैं, वो काम करना बिल्कुल नहीं चाहते, और ये बात जग जाहिर है, बैंक वाले हर योजना को विफल करते हैं। जब तक उन पे दबाव नहीं बनाया जाता वो बिल्कुल काम नहीं करते। वो स्टीरियोटाइप होते हैं, वो सोचते हैं यार हमें इतनी तनख्वाह मिलनी है, इतना ही हमने काम करना है और कुछ नहीं। कई बैंक वाले होते हैं, कई बैंक वाले उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। तो ये मैनेजर टू मैनेजर डिपेंड करता है या लोन मैनेजर पे डिपेंड करता है, वो अपने क्षेत्र को कैसे चलाता है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का इतना हमने प्रेशर बना रखा है कि अगर हम 100 लोन डालते हैं तो उसको 20 तो करना ही पड़ते हैं। इसका भी 20% का रेशियो आ चुका है, मतलब हम 100 लोन अगर डाल रहे हैं तो 20 वो कर रहा है। हम चाहेंगे इसका कम से कम 50% रेशियो आए। हम एक चीज और आग्रह करते हैं, जैसे अगर आपकी समूह योजना चल रही है, एसएचजीज ग्रुप हैं गांव में, क्योंकि देखो गांव में एसएचजीज बहुत बनती हैं, और अगर एसएचजीज के माध्यम से भी आप काम करना चाहते हैं तो एक एसएचजी में 10 महिलाएं काम करती हैं। आप 10 के 10 एप्लीकेशन डालो, 10 में से उसको 2 एप्लीकेशन तो करनी पड़ेगी, तो एक का भी काम हो गया तो पूरे समूह का काम हो जाता है। अभी हमारे गोपेश्वर गए थे तो गोपेश्वर में 90 महिलाओं का लोन सैंक्शन नहीं हुआ था। हमने क्या किया है, उनमें कम से कम 200-250 एप्लीकेशन डलवा रहे हैं, उसमें से जितनों का काम हो जाएगा, एक समूह में एक का भी काम हो गया तो सबका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल। उससे क्या होगा, समूह के रूप में वो काम कर रहे हैं, अगर एक का भी लोन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि 90 के 90 एप्लीकेशन में आप एक भी लोन ना करें। अभी माणा गांव गया हुआ था, माणा गांव वालों ने, घिघरियाण उनका गांव पड़ता है, वो 6 महीने माणा रहते हैं, 6 महीने घिघरियाण रहते हैं। उन्होंने खड्डी के लिए एप्लीकेशन डाली थी, करीबन 20 एप्लीकेशन, उसमें से एक आदमी का लोन हुआ है। तो हमने उनको कहा है आप एसएचजी के माध्यम से डालो, इस बार हम देखेंगे किसका लोन नहीं हुआ, फिर हम उनको पर्सनली कॉल करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हमने 100 लोन डाले, उन्होंने 100 के 100 रिजेक्ट कर दिए, फिर तो उस मैनेजर की नौकरी भी चली जाएगी, क्योंकि हेड ऑफिस भी इस चीज को मॉनिटर करता है। हेड ऑफिस के ऊपर सरकारी योजनाओं का एक प्रेशर होता है और एक परसेंटेज तय होती है, एटलीस्ट 20% उनको लोन करने ही पड़ते हैं। अल्मोड़ा जिले में मुर्गी पालन के लिए कितना लोन मिलेगा? सर, मुर्गी पालन इज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, 25 लाख तक मिल सकता है। सब्सिडी सर 25% है अल्मोड़ा में। खाता कोऑपरेटिव बैंक में है, बिल्कुल ठीक है सर, कोऑपरेटिव बैंक इसका हमारे उसमें आता है। कोऑपरेटिव बैंक में लोन के लिए msy.gov.in पे आपको जाना है, परियोजना प्रोफाइल तैयार करनी है, अपना एक्सपीरियंस दिखाना है, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। चौथा, मार्केटिंग दिखानी है कि आप उसकी मार्केटिंग कहाँ करेंगे। 2 चीजें होती है मुर्गी पालन में, मुर्गी पालन होता है, उसके नीचे आपका मछली पालन भी होता है। जो मुर्गी का बीट होती है वो मछली का दाना होता है। तो कोशिश करना, एक बार छोटी सी ट्रेनिंग ले लेना, पहले 1 आध हफ्ते की ट्रेनिंग ले लेना मुर्गी पालन विभाग से और या मत्स्य पालन विभाग से, तो वो आपको बता देंगे कि दोनों काम आप साथ कर सकते हैं। दूसरा, जो जंगले की क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, वो थोड़ा उनसे ट्रेनिंग ले लीजिएगा। और एक इसमें मुर्गी पालन में 2 चीजें, या तो अंडे का व्यवसाय करेंगे या मुर्गी के चिक्स का व्यवसाय करेंगे। वो थोड़ा आपको बैंक को डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा वाला प्रोजेक्ट है। मुर्गी पालन में 2 प्रोजेक्ट होते हैं, प्लस मुर्गी के साथ आप फिशरीज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। फिशरीज का बहुत अच्छा मार्केट है। अभी हमारी ब्लू क्रांति योजना चल रही है, नील क्रांति, उत्तराखंड सरकार की नील क्रांति योजना के तहत आप सब्सिडी भी ले सकते हैं मत्स्य पालन में। वैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अप्लाई करेंगे तो दोनों चीज हो जाएंगी, कॉमन है। 25% हम सब्सिडी आपको दे ही देंगे और बाकी आप और जगह से भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है। वैसे हमारे यहाँ से हर चीज में इसमें सब्सिडी मिलती है। आप इस काम को करिए, एग्रो बेस्ड सेक्टर है, इस सेक्टर की हमेशा डिमांड रहती है, इस काम का हमेशा हम प्रोत्साहन करेंगे और आप हमें बता दीजिएगा किस बैंक में लगाना है।
हमारे यहाँ से परियोजना प्रोफाइल भी तैयार कराई जाती है, और परियोजना प्रोफाइल करने के हमारा विभाग कोई पैसे भी नहीं लेता है। तो आपको पैसे भी 5-10 हजार रुपए जो खर्च करने हैं वो भी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, हम लोग डायरेक्टरेट में बैठते हैं पटेल नगर, तो डायरेक्टरेट में ऐसी कोई समस्या आती है आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक ऐसी योजना है जिसमें अभी सब्सिडी का पैसा पड़ा हुआ है। पूरे कोरोना काल में किसी विभाग पे पैसा हो ना हो, हमारा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें पैसा पड़ा हुआ है। मैं त्रिवेंद्र रावत जी का भी इसमें धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने समय रहते इसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया था, और इस योजना को आगे चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो हम उन्हें धन्यवाद भी करते हैं। अब आप कोई और सवाल पूछना चाहें बिश जी, आप पूछ सकते हैं, मैं हर जी। किसी सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जी मनीष जी। जी, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने बताया कि छोटे से छोटे जो उद्योग करने वाले हैं या बड़े से बड़े होटल रेस्टोरेंट के लिए जो रजिस्टर कर सकते हैं और उन्हें लोन के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी से ही मेरा आगे का है कि वो कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितनी फंडिंग की जो है वो व्यवस्था है और इसमें सब्सिडी जो है वो कितनी उनको मिल सकती है? देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होटल नहीं माना गया है, वो सर्विस सेक्टर में माना गया है, तो उसका मैक्सिमम प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए माना गया है। अगर SC, ST, OBC या महिला या विकलांग है तो उसको अपना मार्जिन 5% जमा करना पड़ता है, वरना अन्य को 10% जमा करना पड़ता है। ठीक। दूसरा जी। क्या होता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे मुर्गी पालन हो गया, या फिर आपका कॉपी किताब की स्टेशनरी का मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या फिर पेपर कप प्लेट हो गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लोग, तो क्या है उसमें 25 लाख तक आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। महिला, विकलांग, SC, ST, OBC इनके लिए 5% मार्जिन अपना जमा करना पड़ता है, 95% लोन हो जाता है। ठीक है। और जी। अन्य के लिए 10% जमा करना पड़ता है और 90% लोन हो जाता है। अब जो लोन 90% होता है, बैंक वाला तो कहेगा जी मैं तो 90% पे दूंगा ही नहीं, मेरा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो बनेगा ही नहीं। तो इसी की वजह से उसको हम कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, हम इनको 25% सब्सिडी भी तो दे रहे हैं, तो 90% है तो उसमें से आपका 25 और माइनस कर दो, तो आपकी तरफ से क्या लगा, 65 ही तो लगा, तो 65 पे जी। तो आपका रेशियो बहुत अच्छा बन जाएगा, तो फिर बैंक वाला लोन कर देता है। बस थोड़ा बात ये होती है कि कम्युनिकेशन गैप होता है, हमारे बीच में समन्वय नहीं होता, और हमारे पता नहीं पहाड़ियों में एक आदत है, हम लोग डरते हैं बैंक मैनेजर के सामने। आप बैंक मैनेजर से कभी डरे ना, अपना प्रस्ताव रखें, उसका काम है लोन देना, उसके घर का खाता नहीं होता, इसमें हमारे ही जी। पैसे जमा होते हैं, हमारे पैसों को लोन पे दिया जाता है। अगर बैंक वाला लोन ही नहीं करेगा तो लॉस में चले जाएगा। दूसरा, रिजर्व बैंक की एक कमेटी है, रिजर्व बैंक इसको चेक करती है कि आपने Y2Y, ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ करी छोटे लोगों को लोन देने में। तो अगर नहीं होता तो हम उसको उसका भी उसके बारे में, कमेटी के बारे में बता सकते हैं जी, आपकी हम कमेटी में कंप्लेंट कर देंगे, तो आपको लोन देना ही पड़ेगा छोटे लोगों को। क्योंकि कई बार क्या होता है, बैंक अपना टारगेट पूरा कर देता है, एक बड़ा लोन कर देता है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसके बाद कहता है जी मेरा तो टारगेट पूरा हो गया। लेकिन ऐसा अब नहीं चलता, अब सरकार बहुत चेंज हो गई है, रिजर्व बैंक ने इनको टारगेट दिया हुआ है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का, कितने नंबर ऑफ MSMEs को आपने लोन दिया। तो जो MSME का सर्टिफिकेट है वही आपको बचाएगा हर जगह, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आपको उद्यम ही बचाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई प्योर ट्रेडर है हम उसकी भी मदद करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा उद्योग विभाग उनकी भी मदद करेगा जो प्योर ट्रेडर है। आप, हमारी बहुत सारी योजनाएं होती हैं। अब सिडबी के बारे में बताता हूँ, 10 लाख रुपए से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे स्टैंड अप इंडिया योजना होती है SC, ST और महिलाओं के लिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है मॉर्गेज करने के लिए तो आप स्टैंड अप योजना का लाभ ले सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिडबी बैंक को गारंटी देता है, अगर इनका लोन खराब हो गया तो हम चुकाएंगे। ठीक है, उसको गारंटी फंड बना रखा है, जैसे कि मुद्रा में होता है, जैसे CGT MSE में होता है, ये सब फंड है, आप उसमें गारंटी ले सकते हैं। उसका इंश्योरेंस का एक 1.5% चार्जेस आपको देना पड़ता है, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, 1.5% आपको एक्स्ट्रा पड़ता है प्रति साल एज अ इंश्योरेंस कॉस्ट। अब क्या होता है कि कई बार लोगों को देखा गया है, लोगों पे प्रॉपर्टी नहीं होती मॉर्गेज करने के लिए, अब बैंक वाला फिर लोन नहीं करता है। आप हमारी सिडबी का स्टैंड अप इंडिया योजना का भी लाभ ले सकते हैं। बिना पानी वाले जमीन पर सोलर प्लांट के लिए सोचा जा रहा था सर, सरकार की कुसुम योजना के बारे में योजना चलाई थी। सर ये जो सोलर का काम है थोड़ा सोच समझ के करना, सोलर के काम में नुकसान हो रहा है लोगों को। सोलर के काम में क्या है, 4.5 रुपए की यूनिट कॉस्ट दे रही है सरकार ने, लेकिन अभी ये नहीं बताया उरेडा विभाग ने कि जी 4.5 हम इस साल तो दे रहे हैं, 5 साल बाद भी 4.5 ही देंगे, तो 5 साल बाद 4.5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। 4.5 रुपए 5 साल बाद 1 रुपए हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है इसमें। हाँ, अगर आप लगाना चाहते हैं
चलो आपने कहा जी मेरे को बिजली बचानी है, तो उसके लिए एक और चीज देखनी पड़ेगी, आसपास ट्रांसफार्मर होना बहुत जरूरी है। पहले आप ट्रांसफार्मर देखिए, उरेडा विभाग से संपर्क करिए, उरेडा विभाग देगा। और दूसरा एक और योजना है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, लेकिन मैं उसकी सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि आप लोग सब अपने लोग हैं। आपको क्लियर बता दो, इसमें आगे चल के नुकसान होगा। आज के 4.5 रुपए कल के 4.5 रुपए नहीं रहेंगे, ये ध्यान जी रखना। बिल्कुल। 4.5 रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन 25 साल की योजना है। 25 साल तक आप बिजली बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, 25 साल तक 4.5 रुपए ही लोगे क्या सरकार से? या तो इसको एस्केलेशन क्लॉज में कराओ कि जी हमारे को आज 4.5 है और हर साल इसका रिन्यू, या तो सरकार ये गारंटी दे, तब तो इस योजना में पढ़ना, वरना इस योजना में अपने पैसे बर्बाद मत करना। सोलर प्लांट वालों की चांदी है इसमें। गाय पालन का मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, सब्सिडी कितनी है? गाय पालन हमारा सब्सिडी 10 लाख रुपए का मैक्सिमम है। सर्विस सेक्टर में आता है, सेवा में आता है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं माना गया है, और एग्रो बेस्ड सेक्टर है, बहुत अच्छा काम है। 10 लाख रुपए में आपकी लगभग 10 गाय आराम से आ जाती है, बाड़ा भी बन जाता है और आपका फॉडर भी आ जाएगा। 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आप हमसे बनवा लीजिएगा। तो आप कम से मनीष कम जी, 10 लाख। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा सवाल इस तरीके से पूछना चाहूंगा, जैसे 10 लाख की सब्सिडी, मतलब 10 लाख का लोन अप्रूव हो सकता है, तो इसके लिए मैं गांव में किसान हूं, मेरा मतलब अगर आप इनकम देखें तो इनकम उस तरीके से है नहीं, तो कितना प्रतिशत मेरे को यहाँ पे एक तरीके से अपनी ओर से देना पड़ेगा? कितने प्रतिशत पे मेरे को लोन मिलेगा 10%। और कितने परसेंट सर? सर देखो, 10%। महिला विकलांग, SC ST OBC इनको 5% अपना देना पड़ता है, और अन्य को 10% देना पड़ता है। तो है कहने ना? का तो मतलब भाई 1 लाख रुपए, अगर 10 लाख का मेरे को लोन लेना है तो 1 लाख रुपए मेरे को जमा करना होता है, राइट? हाँ, और 9 लाख और रुपए बैंक आप। हाँ, और लोन कितने प्रतिशत ब्याज की दर पे मिलता है? अच्छा हाँ, ये सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अगर आप ICICI बैंक से लोगे, हो सकता है 11% पे मिले। अगर आप स्टेट बैंक से लोगे, हो सकता है 9% पे मिले। यूनियन बैंक का 9.5 रेट चल रहा है। हर किसी का अपना अपना रेट होता है, वो बैंक टू जी, बैंक डिपेंड और करता अगर आप उद्यम के अंडर में है तो 1% हर बैंक से आपको सब्सिडी वैसे ही कम मिल जाएगा, राइट? है। वो कम मिलती है, हाँ, ऑटोमेटिक होता है। जी जी। तो ये जानकारी है, और कई साथी एक्चुअली अलग अलग उसको लेके कह रहे हैं कि सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो जो मेरी जानकारी है, सब्सिडी जो अभी आपने सर देखो, बताया, पहाड़ में 25%, 25%, मध्यम ये हर मध्यम लोन के लिए राज्यों में, एप्लीकेबल है? हर किसी के लिए। पहाड़ में हर किसी 25%, के लिए? देहरादून में 15%, और मध्यम क्षेत्रों में 20%। एवरेज 20% तो मान के चलो मिलनी है पहाड़ में, है ना? जी, देहरादून हरिद्वार है तो 15% मिलनी है, 15% तो मिलनी है। अगर आप देहरादून बिल्कुल। में गाय पालन का काम कर रहे हो तो 1.5 लाख रुपए तो फ्री हो गए आपके, 2 गाय तो फ्री हो गई ना, जी जी। है ना भाई? 2 गाय भी फ्री आ गई, बहुत है। बाकी गाय का काम ऐसा है कि गाय का काम कभी खत्म नहीं हो सकता, गाय पालन में बहुत स्कोप है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि कितना परसेंट जी सब्सिडी मिलेगी, क्या रेट मिलेगा, तो ये मैंने इसलिए कॉमन पूछ दिया कि एक कॉमन प्रोजेक्ट हम लेते हैं तो उसपे जो भी आपका एक दायरा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतना आप लोन ले सकते हैं। इस लोन पे सब्सिडी पहाड़ों पे अगर है तो 25% है, नॉर्मल क्षेत्रों पे 20% आ जाता है, और तराई क्षेत्रों में 15% आपको सब्सिडी मिलेगी बिल्कुल मिलेगी सरकार की ओर बिल्कुल से। और बिल्कुल, प्रतिशत कितने परसेंट पे मिलेगा ये बैंक टू बैंक निर्भर बैंक टू करता है। बैंक डिपेंड लेकिन अगर आप MSME के अंडर में, उद्यम के अंडर में अगर आप रजिस्टर्ड है तो 1%, अगर 10% पे आपका लोन है तो 9% वैसे ही हो हो जाएगा। जाए। इसी प्रकार से 1% तो आपका वैसे ही कम होगा ही होगा। तो ये कॉमन हाँ, वो बैंक जानकारी है वाला और अपने आप कर सभी के देता है, लिए एप्लीकेबल है। वो जी बैंक सर। वाला अपने आप आपको कम कर देगा, है ना? उसको जी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आप सर्टिफिकेट देंगे वो कम कर देगा। अच्छा, बाकी यशोदा मैम, इसमें कोई भी सवाल हो आप पूछो। जी मनीष जी, आगे मेरा ये है कि जो जिस काम के बारे में अभी आपने बताया, तो उसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्टर करा सकते हैं, या इसमें अप्लाई करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? अगर कोई मैडम, अप्लाई इसमें करे। अप्लाई जी MSY.gov.in पे ही करना पड़ेगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो हम बैठे हैं ना अप्लाई कराने के लिए। कोई भी समस्या आती है, कई बार क्या होता है किसी पे सर जो इंटरनेट है, घर उनका पे नहीं है। MSY का जो प्रोसेस है एक्चुअली, वो 2-3 महीने में तो आपका इंटरव्यू करने के लिए शेड्यूल करते हैं, और महीने में केवल 2 ही इंटरव्यू होते हैं, 15-15 दिन के डिफरेंस में, और 6 महीने का करीब करीब प्रोसेस हो जाता है आपके एप्लीकेशन बैंक तक पहुंचने में। बैंक में सर हम पहुंच गए बैठे तो हैं वो ना। फिर 2 महीने वो लगा देते हैं, वो आपको जवाब ही नहीं देते, वो कहते हैं कि हमने आगे भेज रखा है। तो ये जो हम बैठे प्रोसेस हैं है, ना उसके लिए। जी जी, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा इस होता है, सरकारी प्रोसेस कोई भी होता है उसको निभाने के 2 तरीके होते हैं। या तो अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है किस जी अधिकारी को आपने वो दिया है।
आप क्या करना, कभी भी दिक्कत आती है आप बिष्ट जी आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप पे है मेरा नंबर, जी जी सिर्फ हम एक कॉल की दूरी पे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका वो वाला नंबर देना है जिसपे आधार का ओटीपी आता है ना, बस आपको वो वाला नंबर देना है। उसके बाद उसकी सारी हैंड होल्डिंग हमारे विभाग द्वारा की जाएगी। हैंड होल्डिंग क्या होती है कि मतलब उसका हम हाथ पकड़ के ले जाएंगे, जब तक उसका उद्योग नहीं लग जाता उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और इन शुक्रिया। चीजों का हमारा विभाग कोई चार्ज नहीं लेता है, लेकिन जनरली ये चीज किसी को पता ही नहीं होती तो कोई हमसे मदद मांगता ही नहीं है। अभी मैं ये यहाँ कैसे? से आ रहा हूँ बुल्ला वाला क्षेत्र से, कई जी एक 90 लोगों का एक ग्रुप है यहाँ पर, तो उसमें से आज 16-17 लोग आए थे। तो उन्होंने यही समस्या रखी जी हम सिलाई का काम करना चाहते हैं, पर्दे सिलते हैं, हमें लोन नहीं होता बैंक से, हम क्या करें। अब बैंक में जाते हैं, बैंक वाले उनको भगा देते हैं। अब उसको बेचारे को जिसको 20,000 रुपए का मटेरियल लेना है, क्या बैंक वाले उसको मुंह लगाएंगे? कभी भी नहीं। बैंक वाले तो चाहेंगे कि जी मैं बड़े से बड़े को लगाऊं, उसके बाद क्या होगा, बैंक वाले चाहेंगे वो मेरा टारगेट पूरा हो जाए। लेकिन नहीं, हमारी योजना में क्या है, अगर आपको 20,000 रुपए का भी ऋण चाहिए, हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के द्वारा करेंगे, और 5 लाख रुपए तक तो परियोजना रिपोर्ट बनाने की भी जरूरत नहीं रखी गई है इसमें। जबकि 5 लाख रुपए में बहुत बड़े से बड़ा काम चल जाता है, 5 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। और हम हर किसी को यही राय देते हैं, ज्यादा बड़ा लोन मत अप्लाई करना, 1 लाख 1.5 लाख इतने से काम शुरू करो। इसमें एक्सपेंशन भी है, अगर आपका व्यापार अच्छा चलता है बाद में आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक्सपेंशन के बाद भी आपको दोबारा उस पर भी सब्सिडी मिलेगी। तो पहले अपना छोटे से काम शुरू किया जाए, उसके बाद काम को बढ़ाया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा बाकी बिजनेसमैन करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, फिर काम धीरे धीरे उनको एक्सपीरियंस भी होता जाता है। हम लोग क्या करते हैं अपनी सारी जमा पूंजी एक बार में ही लगा देते हैं, फिर क्या होता है घाटा खा के बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं यार बिजनेस नहीं करना, नौकरी बढ़िया है ना। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा अपना एक रेशियो होता है जिसको रिजर्व कहते हैं, थोड़ा रिजर्व फंड बना के चलना है। कभी व्यापार में ऊंच नीच हो जाती है, पैसे फंस जाते हैं मार्केट में, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा रिजर्व भी बना के रखना है, कहीं ऐसा ना हो बाद में थोड़े पैसे से फंस जाएं, तो उस समय की भी आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता आप पूरी कर सकें। अच्छा, और सवाल पूछिए सर, आप कुछ भी पूछिए मैं सबका जवाब दूंगा। सिडबी की कई योजनाएं हैं, किसके बारे में पूछिए। कोई मेडिकल ऑक्सीजन का काम करना चाहता है, हम उसको 4.5% पे लोन देते हैं, यशोदा मैम। 4.5% पे। जी 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 मनीष जी, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, और ये सब के मन में भी होगा कि क्या कारण है, मतलब आपने इतनी पॉजिटिव बातें बताई हैं कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, ये भी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या कारण है कि इतनी सारी स्कीम होने के बाद भी हमारे उत्तराखंड या पहाड़ के जो लोग हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसका जो कारण है वो आप क्या मानते हैं? अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, उसका या नहीं, प्रोसेस होने अवेयरनेस में की कोई तो देखो, प्रॉब्लम है, या आप जैसे रजिस्ट्रेशन लोग जो है अगर वो अवेयर ऑनलाइन नहीं हो कराएंगे, पाते? देखो आप जैसे लोग अगर अवेयर कराएंगे तो इसकी अवेयरनेस होती रहेगी, ठीक है। हम रेडियो चैनल पे भी जाते हैं, रेडियो चैनल वाले भी अवेयर कराते हैं, लेकिन क्या हर कोई आपके ग्रुप में तो नहीं जुड़ा हुआ ना अभी। बेचारे कई बिल्कुल। लोग ऐसे हैं जो कम्युनिटी रेडियो के बिल्कुल। माध्यम से जुड़े हैं। हम जी आपको भी एक बार सलाह देंगे, आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से भी अपने प्रोग्राम चलाएं। दूसरा क्या होता है इसमें सबसे बड़ा कारण ये आता है, जब भी ये स्कीम बनती है सचिवालय स्तर पे, तो वहां कोई ना कोई अधिकारी ऐसा होता है जो इस स्कीम में ये कर देता है कि जब तक बैंक से वित्त पोषण ना हो इस स्कीम का फायदा ना मिले। तो ये क्या बात हुई, केंद्र सरकार की मैं एक योजना का नाम बताता हूं उत्तराखंड के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2017, आईडीएस 2017। उसमें ये नियम नहीं है, मैंने उसमें बहुतों को फायदा करवाया है। उसमें ये नियम बिल्कुल भी नहीं है कि आईडीएस में कि बैंक से वित्त पोषण होना चाहिए। उसमें ये है आपने मशीन ली, मशीन का बिल दो, मशीन के बिल पे 25% सब्सिडी, 30% सब्सिडी लो। तो यही इसमें होना चाहिए था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में, बैंक का कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन क्या हुआ कि बैंक का मतलब हो गया, तो बैंक ने सारा का सारा योजना पे ठप्पा लगा दिया। बैंक का जो निकम्मापन है उसी की वजह से योजना ठप हो रही है, बाकी इसका कोई भी कारण नहीं है। बाकी योजना बहुत अच्छी है, अगर इसका प्रचार प्रसार हो बहुत अच्छे तरीके से हो तो इस योजना में उत्तराखंड की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि अगर जी देखो। आपको याद होगा हम दे रहे हैं 20% सब्सिडी, एवरेज कर लेते हैं ना, 15%, जी जी 20%, 25%, उसका जी एवरेज आया 20%। 20% डिवाइडेड बाय 30 करोड़ कर लो, अगर 30 करोड़ किसी का 20% है तो टोटल कितने हुए, 150 करोड़। इसका मतलब 150 करोड़ उत्तराखंड में लगने हैं। अगर 150 करोड़ उत्तराखंड में लग गए तो उत्तराखंड का भविष्य बदल जाएगा। आप खुद सोच के देखो, 30 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि 30 जी करोड़ लोन बिल्कुल। नहीं है, 30 जी करोड़ है सब्सिडी। 30 करोड़ को डिवाइड करो 20% से, तो क्या आएगा, 5 गुना, मतलब 150 करोड़ उत्तराखंड में लगेंगे। उसमें से 30 बिल्कुल। करोड़ हम देंगे और बाकी
120 करोड़ बैंक वाले देंगे। तो अगर बैंक वाले 120 करोड़ रुपए दे दें तो उत्तराखंड की तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि मैडम ये जो लोन होते हैं बड़े छोटे 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 होते हैं। जी बिल्कुल। है ना? अच्छा, जी और जी कोई सवाल? जी जी बिल्कुल। मैं आगे जानना चाहूंगी कि जो बैंक है ना, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज होती है सरकार से? कुछ जो बैंक है उनका टाई अप भी होता है, तो जहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में कुछ बताएं। क्या किसी मैडम देखो, बैंक से अप्लाई बैंक कर सकते हैं? बैंक में आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी डायरेक्ट अप्लाई जो करेगा उसको सब्सिडी नहीं मिलती है ना? जनरली क्या होता है, हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक वाले हमें भगा देते हैं। ठीक है, बैंक वाले कहते हैं ये लाओ वो लाओ, कागज लाओ ये लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जाओ, इसके पोर्टल से अपनी परियोजना प्रोफाइल दो, वो आपको बुलाएंगे और हमारे माध्यम से क्या होगा, हमारे विभाग में उनकी कमेटी बैठती है हर महीने। फिर हम देखते हैं कितने एप्लीकेशन आए थे, इसमें क्या कमी पाई गई थी। बहुत कम चांस होता है कि बहुत जल्दी रिजेक्ट कर दें। देखो, कोई बिल्कुल ऐसा होगा, ढीठ आदमी होगा, ढीठ मैनेजर होगा, वो तो कुछ भी बहाना लगा के रिजेक्ट कर देगा। लेकिन जो थोड़ा सा समझदार होंगे वो हर किसी को ऐसे रिजेक्ट नहीं करता। अगर उसको लगा कि इस आदमी के प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, गाय पालन का काम है, गाय लाएंगे तो गाय के बाद भाई इतना इनका दूध होगा, दूध 50 रुपए का बिकेगा, इससे इनकी किस्त चली जाएगी, वो काम करके देंगे। आपको पता होगा, अगर हम 50,000 का लोन लेते हैं गाय के लिए, तो उसकी किस्त 500 रुपए के आसपास आती है। अगर मैं पहाड़ी गाय की भी बात करूं, जो कि आधा लीटर या 1 लीटर दूध सुबह देती है, 1 लीटर शाम को देती है, तो 2 लीटर जी हुआ। जी ठीक है, कितने का बिका? जी 100 रुपए का। 100 रुपए। ठीक, महीने में कितने का बिका? 3,000 रुपए का। किस्त कितनी आई? 500 रुपए। तो कितना हो गया? 2500 का तो प्रॉफिट हो ही गया ना एक गाय पे। तो बिल्कुल। मैं तो पहाड़ी गाय की बात कर रहा हूँ, जो कि मतलब 1-1 लीटर दूध देती है। अगर आप थोड़ी जी अच्छी गाय लाएंगे, 70,000 80,000 वाली, तो वो तो ज्यादा लीटर दूध देती है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आप खुद सोचो। कितने का लोन मिला, कितनी आय में वृद्धि हुई। गाय का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। लोग थोड़ा सोचते हैं यार बदबू आएगी, हाथ में गोबर लग जाएगा, घर में बदबू हो मेहनत भी जाएगी, बहुत इससे है, कोई फर्क नहीं मेहनत पड़ता। है। नहीं, मेहनत है। अब बिना गढ़वाल में बिना आजकल मेहनत लोग के क्या कुछ नहीं करते हैं, होता मैम। जी बिल्कुल, बिना ये तो सबसे मेहनत है। बड़ी के कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम नेगी जी एक्चुअली यही जो मुझे भी लगता मेहनत है नहीं करना कि सबसे चाहते बड़ी जी। दिक्कत ये आ गई है मेहनत वाली। एक्चुअली जी ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि गांव के लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं लिए होंगे या कई लोगों को काम नहीं मिला होगा, लेकिन एक्चुअली जब मेरी धारणा ये है कि मेरे को केवल बैंक से लोन अप्रूव कराना है और पैसे खाने हैं। एक बस। कई वो अलग जगह चीज ऐसा है। है, सब्सिडी का फायदा इसलिए नहीं कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है। सब्सिडी का फायदा केवल मुझे इसलिए लेना है कि भैया अपना काम हो गया। उसी के लिए सेटलमेंट मैंने हो गया। बैंक में भी पैसे खिला दिए, अधिकारी को भी खिला दिया, अपनी जगह खिला दिए, जो थोड़े बहुत बचे वो भी मैं खा गए। और बैंक वाले और जगह भी कहते हैं 5 साल आपको स्कीम चलानी है, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 साल आप इसी चीज दिखाई से देते हैं। इसी चीजों से बदनामी होती है। अब क्या होता है, जी जो जी भला मानुस है उसको भी लोन नहीं हो पाता बेचारे को। बिल्कुल क्या होता है बिल्कुल। ना, गलती एक आदमी करता है और सजा सब भुगतते हैं। तो इसलिए सर बैंक ये वालों की धारणा आ जाती है। एक मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन है, जैसे कि मैं ये मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग से बेटर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर आप देखें वो तो है ही, जैसे आपने बताया मुर्गीवाड़ा भी मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, लेकिन सर्विस सेक्टर हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। सर्विस सेक्टर मतलब चीजें भी चल सकती हैं। चाहे होम मैं स्टे, आईटी की बात करूं, आईटी सेक्टर की मैं बात करूं, या फिर बीपीओ की सीएससी मैं बात सेंटर। करूं, एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं, तो इन चीजों पे, मतलब इन चीजों को स्टार्टअप करने के लिए, काम करने के लिए किस प्रकार से मतलब सिडबी से या फिर एमएसवाई के अंतर्गत बेनिफिट होता है सेम 10 सर्विस लाख सेक्टर? रुपए सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट मान्य है। कोई भी आप कॉमन सर्विस सेंटर की बात करें, कुछ भी सेटअप करना हो, उसके लिए हम लोग लोन देते हैं। मान लो 10 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, सर्विस सेक्टर तो 1 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। भाई कुर्सी मेज कंप्यूटर प्रिंटर स्कैनर, यही तो लाना होता है छोटे छोटे उद्योगों में। सर आपको कोई अगर मैं ट्यूशन का पॉइंट अगर खोलना है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं ना सर, आज की डेट में अगर आईफोन बिल्कुल आईफोन का ऐप बनाना है मेरे को, और आईफोन का मुझे अगर डिवाइस चाहिए, तो लाख सवा लाख का तो आपका फोन आता है। और बिल्कुल। आईफोन का ही अगर मुझे मतलब मिनी वो बोलते हैं उनको, कंप्यूटर वगैरह चाहिए या पैड चाहिए, तो उसके लिए भी वो 60 70 80 हजार, 1 लाख 1.5 लाख का तो वही सिस्टम आराम आता है। से। एक की बात कर रहा हूँ, नहीं तो 10 चार लाख बंदा तक अगर 10 आपको लाख तक रखना है। अलाउड है हमारा। इसमें जी सर्विस सेक्टर में 10 लाख अलाउड है। अगर आपको कैमरा लगाना है, प्रोडक्शन हाउस खोलना है, जैसे फिल्में बनाते हैं जो लोग, तो अभी मैं लाखा मंडल गया हुआ था, उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला है 4 लाख रुपए में। बढ़िया जी प्रोडक्शन हाउस है, 4 लाख रुपए में। हमने कहा है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ले लो आप इसको। तो 4 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के लिए बहुत है।
और दूसरा 10 लाख तक है ना, अगर आपको महंगे उपकरण लेने हैं, ज्यादा जैसे कॉमन सर्विस सेंटर लगाना है और बड़े लेवल पे लगाना है, जिसमें कि एक मिनी उसको क्या कहते हैं, एक योजना चलती है मिनी कॉल सेंटर, 10 कंप्यूटर से मिनी कॉल सेंटर लगाना है, 10 लाख रुपए में हो जाता है काम, बढ़िया। वैसे 10 लाख है मैक्सिमम। अगर आपका प्रोजेक्ट 15 लाख का है तो हम सब्सिडी 10 लाख पे मान्य करेंगे, 5 लाख आप अपने लगाएंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है सर। जी मुर्गी अजय जी। पालन हेतु लोन का आवेदन किया था, आधार कार्ड उत्तराखंड का ना होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया, मैंने प्रशिक्षण भी लिया। नहीं नहीं, इसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। किसने कहा आधार कार्ड? डोमिसाइल चाहिए। डोमिसाइल चाहिए। कौन कह रहा है सकारात्मक परिणाम नहीं आया? कौन, कहाँ से आप मेरे को बता देना। भाई साहब ये ये कौन सी अल्मोड़ा जगह से? अल्मोड़ा से है, चंद्रशेखर जी हैं, हमारे टीम के ही साथी हैं। चंद्रशेखर जी, आपके डोमिसाइल बना हुआ है उत्तराखंड का? इनको हाँ, पूछ लीजिएगा। इनका अगर इनका डोमिसाइल उत्तराखंड का बना हुआ है तो आधार कार्ड दिल्ली का भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? जिसने भी जी इनको बिल्कुल। टरकाया है, बैंक वाले ने टरकाया है, वो टरकाया नहीं जा सकता। ठीक है, इनको क्या बहाना बना के दे दिया, नहीं जी तुम बाहर के हो, ये योजना उत्तराखंड वालों के लिए है। इसमें डोमिसाइल से देखा जाता है, ना कि आधार बिल्कुल। कार्ड से। आधार कार्ड में तो कोई बिहारी होगा, बिहारी यहाँ आ जाएगा, वो भी यहाँ का आधार कार्ड बना देगा। कितने नेपाली है, नेपालियों ने लाखामंडल में आधार कार्ड बना दिए अपने। ठीक है, बिल्कुल। कई लोग ऐसे मैं जानता हूँ जिन्होंने वोट बैंक के चक्कर में त्यूणी में सारे नेपाली बसवा दिए। त्यूणी में देहरादून जिले में आता है त्यूणी, उस क्षेत्र में सारे नेपाली बस गए। अब वो प्रीतम ने बसाया, किसने बसाया, लेकिन उन सबके आधार कार्ड बने हुए हैं। एक समय ऐसा आएगा कि वो भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अप्लाई कर देंगे अगर उनका आधार कार्ड यहाँ है। लेकिन नहीं, हम देखते हैं डोमिसाइल। आपका अगर डोमिसाइल उत्तराखंड का, आप उत्तराखंड के निवासी हो, आप चाहे दिल्ली का आधार कार्ड हो, योजना तो प्रवासियों के लिए है। प्रवासी तो अगर बाहर रहेगा तो बाहर का ही आधार कार्ड यूज करेगा ना। तो आपके लिए बिल्कुल अलाउड है। आपको जिसने भी टरकाया उसका मुझे नंबर देना, मैं उससे बात करता हूँ। क्या बात है भाई। और अल्मोड़ा में कौन है? 1 मिनट में देखता हूँ। अल्मोड़ा में होल्ड करना, अल्मोड़ा में मैं देखता हूँ। मैं व्यूवर से कहना चाहूंगी अगर उनके मन में कुछ और सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है। जी। तो यशोदा अगर वो मैम, और आपके कोई। पास आपके पास और अन्य सवाल भी हैं अभी तो। जी जी, सवाल तो है ही, लेकिन अगर आज तो ऐसा चर्चा का विषय हो रहा है कि अगर ऑडियंस जो हमारे दर्शक हैं वही शायद अगर कुछ जानकारी लेना चाहे। नेटवर्क की वजह से मनीष जी अभी डिस्कनेक्ट हो गए। बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस बीच जी जुड़ गए हैं जो। हाँ, जुड़ गए। सर मैंने नंबर दिया था, आपने नोट करा? नहीं, वो नेटवर्क नहीं चल रहा था उस समय। आप डिस्कनेक्ट हो गए अच्छा थे सर? रुको, मैं नंबर दे रहा हूँ, दूसरे मोबाइल से देखता हूँ। दीपक मुरारी इनका नाम है, हमारे महाप्रबंधक हैं। नहीं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका काम करवा दूंगा। हाँ, कोई नहीं सर, मैं कनेक्ट करवा दूंगा, है ना। जिनको भी चाहिए होगा मैं संपर्क जी दे जी, दूंगा, हाँ हाँ, आपसे आपका बात कर। जी आपका नंबर शेयर कर देंगे तो जिनको भी आपसे अब क्या जानकारी है लेनी है। कि देखो, ये योजना थी प्रवासियों के लिए। आप कह रहे हैं मैंने जी एमएसवाई में अप्लाई किया था। जब आपने एमएसवाई में ही अप्लाई कर दिया तो प्रवासियों का आधार कार्ड तो बाहर का ही होगा ना, यहाँ का थोड़ी होगा कोई। यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। तो आप कर लेना, हम आपका ये काम करवा देंगे। फूड प्रोसेसिंग उद्योग का डिटेल मिल सकता है? यस बिल्कुल मिल सकता है। फूड प्रोसेसिंग में जो करना है, जैम, जेली, अचार बनाना, ये सब फूड प्रोसेसिंग में आता है। कई लोग जूस बनाते हैं। जी पहाड़ों में तो बहुत चलता है माल्टे का, बुरांस का, रोडेंड्रोन कहते हैं बुरांस को, माल्टे का। और आजकल तो ऐसे ऐसे जूस चल रहे हैं, उसका क्या बोलते हैं जिसकी हम चटनी बनाते हैं, पुदीना का जूस आजकल बहुत पुदीने बिक का रहा है। जूस हो गया, काफल का जूस हो चटनी गया। हो गई। जी जी, अभी मैं चटनी एक हो गई, सॉस। चटनी देख के आया था, वो 2800 रुपए किलो चटनी थी। मैं मलारी गया हुआ था, ये तिब्बत बॉर्डर पे। तो वहां एक चटनी बनाते हैं, वो हार्ट अटैक से बचाती है। तो 2800 रुपए किलो थी, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम फूड प्रोसेसिंग में बहुत कुछ करते हैं और एमएसवाई बिल्कुल है उसमें, और हम उसको सहायता भी देते हैं। पैकेजिंग की ट्रेनिंग भी कराएंगे। आपको कौन सी पैकेजिंग करनी है? 7 लेयर टेट्रा पैकेजिंग करनी है, 6 लेयर जी। करनी है, 5 लेयर करनी है? तो बिष्ट जी हमारे नेगी जी, बहुत प्रोग्राम चलते हैं मैं इसके। थोड़ा सा इस एक एक मतलब कॉमन क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा हूँ। जी सपोज अजय कीजिए जी। मैं मुझे मुझे कुछ बिजनेस करना है। अभी केवल हाँ, दिमाग में इतना है, मुझे कुछ व्यवसाय करना है अपने उत्तराखंड में। ठीक है। तो इसके लिए शुरुआत चाहिए, सबसे पहले मेरे को जानकारी चाहिए।
कि सरकारी ठीक है। स्कीम कौन कौन सी है और कौन सा मैं व्यवसाय की ट्रेनिंग में कहाँ से ले सकता हूँ। तो ये सर कहीं देखो, पे कुछ इस तरीके का व्यवसाय, सिस्टम है जो मेरे को जानकारी मिल पाए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को भी कोई भी व्यवसाय शुरू करना है उत्तराखंड जी में, तो वो सबसे पहले क्या करे, है ना। बिल्कुल अब मान लो बिल्कुल मेरे को दिमाग में आया यार, मैंने बीकॉम कर लिया या मैंने बीएससी कर ली, मेरे को केमिस्ट्री से कुछ नॉलेज है, लेकिन अब मैं खाली बैठा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे व्यवसाय करना है। तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा मेरा एक्सपीरियंस किस चीज में है, मुझे क्या आता है। अगर देखो कुछ नहीं आता तो मैं कहता हूँ गाय खरीद लो। गाय खरीद लो, अगर कुछ नहीं आता गाय पाल लो। गाय में बहुत प्रॉफिट होता है भाई। आपको जी पहाड़ी गाय में भी 500 रुपए का, 500 रुपए की किस्त में 3,000 रुपए बिक्री होती है, 2500 का फायदा है। मान लो 500 रुपए आपके दवाई भाड़े इन चीजों में भी लग गए, तब भी 2,000 रुपए का फायदा होता है। आप ये लगाओ 500 रुपए की किस्त, 2,000 रुपए का फायदा, 4 गुने का फायदा। मोदी जी कहते हैं किसान की आय दुगनी करनी है, यहाँ तो 4 गुना हो गई। ठीक है। बिल्कुल। तो अगर कुछ नहीं आता, गाय पालन करो। ठीक है, पहाड़ में हो चाहे कहीं हो, अगर देहरादून में भी हो, गाय पालन करो। उसके साथ फिर अदर बिजनेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक आय का स्रोत नहीं देखिए, बहुत ट्रेनिंग कंपलसरी ट्रेनिंग होता सर, है। गाय पालन की भी मतलब अगर मैं देखूं, ट्रेनिंग। एक तो कॉमन कॉमन हो गया, लेकिन अगर मुझे हाँ, एज अ बिजनेस चीजें करनी है तो मुझे कहीं ना कहीं व्यवसायिक ट्रेनिंग तो चाहिए ही। तो वो ट्रेनिंग मुझे ईडीपी, ईडीपी ट्रेनिंग करता है आर सेती। आर सेती है, पीएनबी चलाता है इसको, आर सेती को। आप आर सेती का इंस्टीट्यूट देख सकते हैं कहाँ पर है। और आर आर सिटी सेती के आगे होता है। माध्यम से, आर सेती, RSETI। जी। तो ठीक है, आप यहाँ से इससे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी ईडीपी, जी ईडीपी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इनकी मौन पालन, आपकी मशरूम उत्पादन, इन पे बहुत ट्रेनिंग चलती है, बहुत ज्यादा। आप इनसे संपर्क कर लेंगे, तुरंत ही आपको बताएंगे जी इतने तारीख से इतने तारीख हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल हो रही है। मैंने पिछले 4 महीने से कोई ट्रेनिंग नहीं देखी है, कोरोना के कारण ट्रेनिंग नहीं हो रही है ना। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा ये कोरोना के बादल हटेंगे तो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मैंने भी हरिद्वार में ट्रेनिंग शुरू कराई है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की, ऑनलाइन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक जूम का प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग करा रहे हैं। शिवलाल भाई साहब रुड़की से ट्रेनिंग दे रहे हैं, और GMDIC मैडम पल्लवी गुप्ता मैडम ने पूरी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराने का हमको परमिशन दी है। तो शिवलाल जी उसमें पूरा बताते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई स्पीकर आता है, तो अलग अलग जैसे चीजों आप की। ये जानकारी दे रहे हैं या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो लोगों तक ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं, या मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग ऑनलाइन ये ट्रेनिंग हो रही है, लिंक बहुत मैं मुश्किल है, कहाँ से जोड़ूं? बहुत मुश्किल। बस मेन देखो तो बिष्ट जी, जी यही तो सारा कारण है। अगर जी सबको सब बिल्कुल। मैं चीज की नेगी जी आपको जानकारी हो जाए। यहाँ पे सर एक चीज बताना चाहूंगा। जो हमारा वन यूके है, जो हम ये प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होते हैं, इस समय हाँ, हमने डेवलपमेंट ब्लॉक स्तर पे जो डेवलपमेंट विकास खंड हमारे हैं, हमारे करीब हर विकास खंड के कुछ ना कुछ लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, 106 हमारे डेवलपमेंट ब्लॉक है, तो वहां पे हमने अपना एक टीम बना रखी है। तो कहीं बहुत कोई ना बढ़िया। कोई साथी जरूर मिलेगा। तो अगर कभी मतलब इस तरीके की जानकारी होती है कि जो हमें लोगों तक पहुंचाना है और लोग उससे जुड़ सके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हम तक मतलब वो जानकारी दे देंगे, तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे उसको और ज्यादा लोगों से तक ज्यादा पहुंचा लोगों देंगे। तक पहुंचाने का, ताकि अन्य लोगों को भी उसका फायदा मिल सके। अच्छा आप ये जी बताएं किस तरह की ट्रेनिंग करानी है, ऑनलाइन मैं ही करा दूंगा, आप बताएं। नहीं, ये तो देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं कि इस अच्छा तरीके की ट्रेनिंग चल रही है, तो वो हम कम्युनिकेट कर देंगे डेफिनेटली। और सर सर, हम आपसे भी हर हम संडे करते हैं। डेफिनेटली एक कोई ना कोई शेड्यूल कर लेंगे। आज तो ये हमारा लाइव है एक जानकारी देने का, और इससे हमें जैसे फीडबैक आता है, क्वेश्चंस आते हैं किसी के, तो हम कोशिश कर लेंगे कि एक क्वेश्चंस का एक बना के इससे संबंधित हम कभी ट्रेनिंग करवा सकें ऑनलाइन, मतलब आपके जी आपके माध्यम से किसी भी तरीके से। जी नहीं नहीं, कोई तो दिक्कत डेफिनेटली नहीं हम है, वो मैं भी समझ कोशिश। गया। जी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ट्रेनिंग के लिए आप बता सकते हैं, मैंने कल एक उनको कॉल किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग दिल्ली, भारत सरकार। तो इन्होंने मेरे से मेल मांगा है और मैंने इनको मेल कर दिया। सर मैंने कहा उत्तराखंड में आपकी ट्रेनिंग करवानी है, क्योंकि कई लोग हैं यहाँ फूड प्रोसेसिंग का, चटनी अचार जैम मुरब्बा इन चीज का काम करते हैं, लेकिन इनकी जो पैकेजिंग होती है वो विश्व स्तर की नहीं होती है। अब क्यों नहीं जी होती है, तो मैंने कहा भाई आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इसी चीज के लिए काम करता है, आप इसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ करवाइए। तो उन्होंने मेरे को वादा किया है कि आप एक मेल लिखिए, हम आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे, और विद इन एक वीक, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर वो मुझे बताएंगे उनकी यहाँ कैसे करके उत्तराखंड में ट्रेनिंग होगी। तो उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। देखो ट्रेनिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है पैसों वाली, एक होती है बिना पैसों वाली, है ना। जी मैं तो जी कराता हूँ देखो बिना पैसों वाली। ठीक है, हम लोग क्या बहुत करते बढ़िया। हैं, छोटी छोटी ईडीपी ट्रेनिंग कराते हैं बिना पैसों की। SC ST समाज के लिए SC ST हब बिना पैसों की ट्रेनिंग कराता है।
लेकिन जनरल कैटेगरी को कई बार उसके पैसे देने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, नाबार्ड भी ट्रेनिंग कराता है, हम लोग नाबार्ड के माध्यम से भी LEDP करके एक ट्रेनिंग होती है वो कराते हैं, और दूसरा कई बार हमारा उद्योग विभाग भी ट्रेनिंग कराता है। अब ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं इनका हमारे यहाँ फंड आता है, तो जब भी हमारी कोई ट्रेनिंग हो रही होगी मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा उद्योग विभाग की, है ना। वैसे इसकी जानकारी हमको भी नहीं मिलती है, अगर हम चाहें तो हमको भी नहीं मिलेगी। तो ये इतना गोपनीय सा क्यों है, मेरे समझ नहीं आता, ये गोपनीय क्यों हो जाता है। कहीं ज्यादा लोगों तक पता ना चल जाए सर, हम फिर एंटरटेन ना कर पाए, या फिर पता नहीं, मतलब मुझे तो यही लगता है कि यही हम कारण ये होते हैं। जी हम यही आशा कर वो सकते हैं सांप कि भी आप वो तक अगर वाली इस तरह बात है, की कोई मतलब सांप जानकारी भी और मर हम जाए तक लाठी भी पहुंचाए। ना टूटे वाली बात है। जी बिल्कुल। देखो मैंने अभी जी पैकेजिंग की ट्रेनिंग शुरू करवाऊंगा, तो पैकेजिंग की ट्रेनिंग हो चाहे मार्केटिंग की ट्रेनिंग हो, वैसे मैं मार्केटिंग की ट्रेनिंग करवाना चाहता हूँ उत्तराखंड में। तो मैंने बात करी है PPDC मेरठ से। PPDC एक इंस्टीट्यूट है भारत सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ MSME का। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। अब वो कह रहे हैं कोरोना के बाद थोड़ा कोरोना हल्का होता है तो उनकी टीम ट्रेनिंग देगी। और दूसरा, हमारी मैनुअल ट्रेनिंग भी दिल्ली में चलती थी, आजकल बंद है। हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन ट्रेनिंग का शेड्यूल इस तरह का होता है कि हम उसको कैसे मैनेज करें। तो बेटर ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करें, और एक उसमें बिल्कुल। मिनिमम फीस रखी जाए, मिनिमम मतलब जी 100-200 रुपए इस टाइप से फीस रखी जाए, बिल्कुल। तो जी उस ट्रेनिंग से इनका फायदा हो। प्लस थोड़ा कैटेगरी बनवाएं, जैसे कैटेगरी बनवाएं कि किनको मौन पालन का काम करना है मधुमक्खी का, किनको आपका मशरूम का करना है, किनको आपका बकरी पालन का करना है। और अगर बहुत ऊपर पहाड़ों में है, जैसे डुंडा साइड है, सरनौल साइड है, आपका ये लाखा मंडल से ऊपर के गांव हैं, या चक्रौता के हैं, तो इधर अगर आप भेड़ की ऊन का काम करना चाहते हैं तो वो भी हम करवाते हैं, उसकी भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। उनकी अगर पहाड़ों में मुनस्यारी में है, या ऊखीमठ में है, या रुद्रप्रयाग के ऐसे गांव में है जहाँ रिंगाल होता है। रिंगाल की हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चलती है। रिंगाल से आर्टिसनल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बहुत अच्छी जी जी टोकरियां, सुप्पे, लेडीज पर्स, आजकल तो कई लोगों ने तो मास्क भी बनाए, है ना। जी अगर जी आप तराई जिलों में हैं जहाँ गाय वगैरह ज्यादा हैं, गोबर के दिए हम बनवा सकते हैं, ठीक है। पॉटरी का काम हम करवा सकते हैं, मिट्टी का जो काम होता है जो कुम्हार लोग करते हैं, वैसे हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वो कुम्हार कम्युनिटी अलग होती है, तो वो कम्युनिटी अपने में इंटरफेयर नहीं करने देती है, तो हम जनरली उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर जी गोबर का काम है तो गोबर के हम दिए बनवाते हैं। मैं खुद देहरादून में मैं गोबर से पेंट बनवा रहा हूँ, जो हम घरों में पेंट करते हैं, मैं पेंट बनवा रहा हूँ। अभी उसकी ट्रेनिंग अच्छा। में जयपुर करवा के आया था लोगों की। तो जयपुर से जो ट्रेनिंग करके आए हैं उन्होंने देखा है गोबर से कितना बढ़िया पेंट बनता है, अगर उसको चाट भी लिया जाए तो भी कोई हानिकारक नहीं नुकसान होता, नहीं है जी, फायदा ही है। नुकसान नहीं, है ना। जी तो उत्तराखंड हमारा पहला राज्य होगा जिसमें कि हम ये ट्रेनिंग कराने के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं सरकारी योजना में। तो बहुत सारी गाय ऐसी बहुत हैं बढ़िया। जिनका दूध नहीं होता है, दुधारू गाय नहीं होती हैं, कई एक्सीडेंटल होती हैं, कई ऐसी गाय होती हैं जो मतलब दूध नहीं देती हैं, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। हल्दू चौड़ करके बड़ा हल्दू एक जगह है हल्द्वानी में, वहां मैं 1500 गाय देख के आया था, तो वो कोई भी दुधारू गाय नहीं है। अब वो जिस आश्रम में रखी हुई है उनकी आय का कोई स्रोत नहीं है। गौ सेवा आयोग उनको मुश्किल से 50 लाख रुपए साल के देता है, जबकि 80 लाख रुपए तो उसका चारे का टेंडर है पूरे साल का। बिल्कुल। तो जी कहाँ से वो लाते हैं बेचारे, कभी कहीं से डोनेशन, कभी कोई विधायक देता है। तो हम उनके यहाँ ब्रिकेट्स का काम शुरू कर रहे हैं, और आपका ये पेंट बनाने का और दिए बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वो हम उद्योग विभाग की तरफ से करा रहे हैं। ऐसे ही हम देहरादून में सहसपुर एक जगह है जहाँ बहुत लोग गाय पालते हैं, उनकी दुधारू गाय हैं, लेकिन एक आश्रम वहाँ है जिसमें 200 गाय हैं जो दुधारू नहीं है, आवारा पशु जिनको कहते हैं। अब वो दूध जी तो देती नहीं है तो लोग उनको रखते नहीं है, है ना। लेकिन वहाँ 2-3 लोग हैं, उन्होंने एक छोटा सा आश्रम खोल रखा है, वहाँ 200-250 गाय हैं। तो उस आश्रम में हम दिए बनाने का और पेंट बनाने का काम कर रहे हैं। उससे उनकी आय में वृद्धि होगी, और वहाँ के आसपास के लोग भी उस ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे और अपना सीख के जाएंगे और ट्रेनिंग लेंगे, और अपना गाय का भाई जिसका भी गोबर होता है वहां वो बेच जाएंगे। अभी कई लोगों ने गौमूत्र का सुना होगा। जी सन जी 2000 सन 2010 में, सन 2011 में मैंने सतपुली में 10 गौमूत्र के प्लांट लगवाए थे डॉक्टर हरेंद्र रावत के साथ मिलके। तो डॉक्टर हरेंद्र रावत ये कृषि विभाग में पोस्टेड थे, और त्रिवेंद्र रावत जी के OSD थे। तो उस टाइम कृषि मंत्रालय इन लोगों के पास था, तो मैंने उनके साथ मिलके 10 गौमूत्र के प्लांट लगवाए। रामदेव के साथ उनका टाई अप कराया, उनकी पूरी बिक्री हुई। लेकिन वो बाद में 2-3 साल बाद हमारे लोगों ने वो गौमूत्र के प्लांट बंद कर दिए, तो राजनीति की भेंट चढ़ गए, क्योंकि वहाँ हरेंद्र रावत जी चुनाव लड़ने लग गए तीरथ रावत जी के खिलाफ, तो उनको बागी घोषित कर दिया गया बीजेपी द्वारा, इसलिए वो राजनीति की भेंट चढ़ गए।
लेकिन हमारी योजना फिर भी वही थी। हम अभी भी ये योजना चला सकते हैं गौमूत्र की। तो कोई काम करना चाहता है, हम सारी योजनाएं हमारे पास रहती हैं। एक ने लिखा है ट्रेनिंग, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड टूरिज्म। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब होता है एकीकृत कृषि योजना। नाबार्ड द्वारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग कराई जा रही है, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आप हेल्प ले सकते हैं। अभी तो लोगों ने देखो दिखावे के लिए 25-25 हजार रुपए के चेक बांट दिए उनको, कि जिन्होंने एकीकृत कृषि करी है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ये होता है, उनको अच्छी टेक्निक के साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग कराई जाती है। जैसे आप ऊपर कुछ और क्रॉप लगा रहे हैं, नीचे उसके साथ कोई और क्रॉप लग जाती है। अब एक तरीका ये भी है टमाटर लगाने का, कि टमाटर के बगल में आपको सरिये की तरह लकड़ी लगानी पड़ती है चारों साइड से। तो टमाटर क्या होता है, फैलता नहीं है, कम जगह में अच्छा टमाटर उग जाता है। ठीक है। कई चीज ऐसी होती हैं, मान लो आपने गन्ना लगा दिया, गन्ने के साथ आप क्या नीचे लगा सकते हैं, कई लोग हल्दी लगा लेते हैं, तो गन्ने के साथ हल्दी बहुत अच्छी उग जाती है। इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहा जाता है ना। एकीकृत मतलब आप 2-3 चीजों की पैदावार एक साथ कर रहे हैं। दूसरा, जी बिल्कुल। इन चीजों के लिए हमारे यहाँ तो योजना नहीं है, लेकिन नाबार्ड से हम आपका टाई अप करा सकते हैं। और नाबार्ड में मेरे जानकारी जितनी है, लगभग मेरे ख्याल से हर जगह में, हर जिले में एक डीडीएम होता है। अगर आप विषय कौन सी जगह से हैं जो ये कह रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग? ये बताया, ये अभी यहाँ पे पता चला नहीं है, लेकिन वो बता सकते हैं। तो अच्छा, कोई नहीं सर, जो कांटेक्ट लिस्ट वगैरह ठीक है। है, किस तरीके से हम बात करना है, तो मैं यहाँ पे अभी जो भी साथी जुड़े हुए हैं, अगर उनको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है, किसको संपर्क करना है, तो वो हमसे जुड़ सकते तो हैं, कोई हमसे बात संपर्क कर सकते हैं, नहीं, एक और हम कमेंट, पूरी हाँ, कोशिश एक करेंगे ना कि आप उस मतलब जी कोशिश करके उनके सवाल जितने भी हो सेग्रीगेट कर दीजिएगा। कॉमन सवाल होंगे उनके, कॉमन हम रिप्लाई कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल इसमें सर। क्या होता है, नाबार्ड की कई योजनाएं हैं, तो नाबार्ड के आप डीडीएम से संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत आएगी तो आप उनसे मेरा रेफरेंस ले सकते हैं कि मनीष ने कहा था, तो नाबार्ड वाले आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ठीक, नाबार्ड वाले जी मेरे सर। को जानते हैं कई लोग तो। बाकी अब अगर टाई अप कराना है तो मैं टाई अप करा दूंगा। मुझे अभी इनके डिस्ट्रिक्ट का पता नहीं लग रहा है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डीडीएम है। अगर मान लो जी चमोली, या फिर जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर ये चमोली से या फिर रुद्रप्रयाग से हैं, तो वहां के डीडीएम का नाम है अभिनव कापड़ी। अभिनव कापड़ी जी बहुत अच्छी तरह से इसमें हेल्प करेंगे, इनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे, मार्केटिंग के लिए कहाँ इनको जाना है वो भी करवाएंगे, और बाकी मैं अपने जानने वालों से इनका संपर्क भी करा दूंगा, है ना। अच्छा, और कोई सवाल मैडम? जी कोई भी सवाल पूछ बिल्कुल। लीजिए। अल्मोड़ा, जी अल्मोड़ा भिकिया सैंड। अल्मोड़ा जी जी भिकिया सैंड, अल्मोड़ा का जो डीडीएम होगा उनसे मैं इनका संपर्क करा दूंगा, जी। है ना। और नहीं तो मनीष ये जी नबार्ड के ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ इनका काम हो जाएगा। नबार्ड वाले बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं, वो बाकी बैंक वालों की तरह नहीं होंगे। मनीष जी, आगे की जो मैं जानकारी है वो आपसे ये लेना चाहूंगी कि जो MSME का जो फायदा है, उसका जो मेन फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रहता है। नहीं लेकिन जब नहीं 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 आगे आगे नहीं। मेरा सवाल पूरा होने अच्छा, हाँ, दीजिए। पूरा पूरा, हाँ, पूरा जी, पूरा करिए। हाँ। लेकिन जबकि पहाड़ों में जो है वो सर्विस सेंटर जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है, तो क्या ये अनुमान सही है? नहीं, पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे इंडस्ट्री जी डिपार्टमेंट कोई भी आता है, वो पता है कौन आता है, जो कोई ना जी कोई उद्योग लगा के कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो आ जाता है। जबकि सर्विस सेक्टर वाले भी हमारे अंडर में आते हैं। पता नहीं लोगों जी को क्यों नहीं पता होता ये बात। सर्विस सेक्टर का मतलब है आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल एक गली मोहल्ले की दुकान होगी, उसमें कॉमन सर्विस सेंटर खुला होता है, जो कि आपका ये पंजीकरण वगैरह का काम करते हैं। जी ये भी हमारे उसमें आते हैं, बहुत अच्छे काम होते हैं, और इसमें बहुत अच्छी कमाई होती है, बहुत कम लागत लगा के। इसमें मेहनत ज्यादा है, और होल सोल अपनी मेहनत है। ठीक है। तो सर्विस सेक्टर है होम स्टे, होटल। 8 कमरे का होटल है, लैट्रिन बाथरूम सहित 8 लैट्रिन बाथरूम और 8 कमरे हैं, तो उसको होटल की कैटेगरी में माना जाएगा। तो उसमें भी वो सर्विस सेक्टर यूनिट है। तो होटल की यूनिट में आप हमारी एमएसएमई का फायदा ले सकते हैं, और लेकिन होटल में सर, हमारी, होटल हाँ, होटल की कॉस्ट मतलब वो तो बहुत ज्यादा आ जाएगी। 10 लाख, आपको लगता नहीं कि 10 लाख की लिमिट के अंतर्गत तो ये। सर उसकी हमारी दूसरी योजना भी है, एमएसएमई 2015 एज अमेंडेड 2018। एमएसएमई नीति 2015, आप बस इतना याद रखना, एमएसएमई नीति 2015 फॉर होटल्स। उसमें 40% हम सब्सिडी करते हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, जो हाई हिल डिस्ट्रिक्ट है। टिहरी में करते हैं 35%। ठीक है। तो ये हमारी दूसरी योजना है, लेकिन इस योजना में होटल में 8 लैट्रिन बाथरूम और 8 कमरे, 1 किचन और 1 रिसेप्शन, ये होना जरूरी है। अभी एक भाई साहब आए थे पिथौरागढ़ से,
तो वहां पर है पाताल भुवनेश्वरी का मंदिर है, उसके आसपास एक उन्होंने 10 कमरे का रिजॉर्ट बनाने के लिए परियोजना डाली। हमने उनकी पूरी परियोजना रिपोर्ट खुद बनाई है, उनसे 25,000 रुपए मांगे गए थे परियोजना रिपोर्ट बनाने के, हमने खुद बनाई, खुद उनके बैंक में दी। कविता भगत मैडम वहाँ GMDIC हैं, उनको सौंपी, उनको भी बताया कि इसका कोई चार्ज नहीं लिया गया है हमारे विभाग द्वारा, वो हमारे विभाग में ही है, और उनका परियोजना बैंक वाले ने अप्रूव कर दी है, ठीक है। लेकिन इसमें मिनिमम ये 8 कमरे होने बहुत जरूरी है, ये उसका नियम है। और होम स्टे में 6 कमरे होने जरूरी है। जब आपको होम स्टे ही बनाना है तो 2 कमरे और बना दो, जी 8 कमरे बना दो, MSME नीति का फायदा ले लो। क्योंकि होम स्टे की योजना कहाँ से चलती है? होम स्टे की चलती है पर्यटन विभाग, वहां चप्पल घिस जाएगी, सब्सिडी नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारे यहाँ तुरंत सब्सिडी मिलती है, पर्यटन की सब्सिडी भी होती है 33%। तो अगर आपको होम स्टे की सब्सिडी लेनी है, आप 33% सब्सिडी ले सकते हैं आपकी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना में। दूसरा, आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं, अगर कोई बाइक खरीदना चाहता है वो डिलीवरी में सब्सिडी ले सकता है हमारे यहाँ से। अभी हम डिलीवरी का एक चैनल डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में डिलीवरी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे आपके स्विगी हो गया या बिग बास्केट हो गया, इन लोगों को, है ना। अब हमारे पहाड़ में युवाओं को एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लोन भी मिल रहा है, वो मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से। तो उसमें ये लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से सहायता ले सकते हैं कि जी मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है। जब मोटरसाइकिल खरीद देगा उस टाइम हमारे से परियोजना रिपोर्ट लगाएगा, हम उसका कांटेक्ट करा देंगे डिलीवरी व्हीकल स्कीम से, उसमें उसको 15%, 20% या 25% मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की सब्सिडी मिल जाएगी। लगाना क्या है, उसको साइड में एक बैग ही तो लगाना है मोटरसाइकिल में, कोई जरूरी थोड़ी है कि बैग पीछे गुप्पा लगाना है इतना बड़ा, भाई साइड का बैग भी लगा सकता है कोई कपड़े का, है ना। तो वो भी योजना है, उसको बस ये दिखाना है कि मैंने डिलीवरी व्हीकल। तो जो लड़के हैं अगर वो बाइक भी लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं डिलीवरी का। उससे क्या होता है, आजकल एक नया चैनल शुरू हो गया है कि भाई मैंने देखा अभी पहाड़ में लोग बड़े बड़े बक्से लेके जा रहे थे, कोई वो लेके जाता है कोरियर का सामान, इन लोगों को भी हम 15%, 20%, 25% सब्सिडी देते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में। बिल्कुल वैलिड प्रोजेक्ट है। अभी मैं इसका ऑनलाइन एक एप्लीकेशन भी तैयार कर रहा हूँ, एक स्टार्टअप के तहत कर रहे हैं। उनको हम क्या कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पोर्टल से जोड़ रहे हैं, और उनको कुछ नहीं करना, अपना नाम पता उसमें डालना है और कौन सी बाइक खरीद रहे हैं उसकी कोटेशन डालनी है, एक्टिवा खरीद रहे हैं, हम उनको तुरंत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके ऑनलाइन दे देंगे, उनके बैंक पे पहुंच जाएगी। और उनकी बैंक वालों से बात भी कर ली है, बैंक वाले उनको लोन भी दे देंगे। वैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। पहाड़ में बाइक की योजना चल रही है, उस पर आप सब्सिडी भी मिलेगी, है ना। और क्या, गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग का बता दीजिए, ट्रेनिंग ऑनलाइन हो प्लीज कंफर्म। देखो गोट फार्मिंग की जो ट्रेनिंग है आर सेती कराता है, और हम इसमें संपर्क कर सकते हैं आर सेती के माध्यम से। आर सेती एक चैनल होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आर सेती की जहां ट्रेनिंग हो रही होगी वहां आपको संपर्क करना पड़ता है, जी मुझे आर सेती की ट्रेनिंग में भाग लेना है। फिर वो बताएंगे कि जी मशरूम की ट्रेनिंग कितने तारीख से कितने तारीख है, शहद उत्पादन की ट्रेनिंग कितने तारीख से कितने तारीख है, गोट फार्मिंग की कितने तारीख से है, गाय पालन की कितने तारीख से है ना। ट्रेनिंग नहीं भी होती है आप तब भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका ईडीपी ट्रेनिंग के माध्यम से करा देंगे। कोरोना काल में 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक होती है प्री, एक होती है पोस्ट। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं भी हो पाई, आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तब भी अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट में। उसके बाद क्या होता है, आप अपने GMDIC से संपर्क करेंगे, उनकी लिस्ट में अजय जी को दे दूंगा। 13 के 13 जिले में हमारे GMDIC हैं, PCS अधिकारी हैं, बहुत अच्छे हैं। हम उनको फोन भी कर देंगे, अगर आप हमें कहेंगे हम फोन भी कर देंगे कि भाई साहब इनको ट्रेनिंग करानी है, आप इनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करिए ऑनलाइन, जैसे हम अभी हरिद्वार में कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपकी ट्रेनिंग में टिक हो जाएगा, फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रेनिंग का। उसके बाद ही आपको अप्लाई करने के लिए आप रजामंदी मिलेगी सब्सिडी के लिए। वैसे तो प्री में भी हो जाता है, पोस्ट में भी हो जाता है। आप ये अभी अप्लाई करते टाइम पोस्ट डाल दीजिएगा कि मेरे को ट्रेनिंग बाद में करनी है, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए अपने आप कॉल आ जाएगा, है ना। लेकिन आजकल कोरोना की वजह से 2 साल से मैं देख रहा हूँ ट्रेनिंग बहुत जल्दी नहीं हो पा रही है ना। तो थोड़ा सा हमें भी स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इसको महसूस करना चाहिए कि फिलहाल ऑनलाइन हो तो बेहतर है, नहीं हो तो अब हम इस समय कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो तो हमें मतलब निगेटिव नहीं होना है, हमें रिक्वेस्ट करनी है कि जी मैडम इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग करो या सर इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग करो, है ना। अच्छा, और कोई कॉमन सवाल? जी मैं यहाँ पे जितने भी साथी हैं एक चीज उनको कहना चाहूंगा, काफी लोगों के एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक बार जो भी साथी उद्योगों से संबंधित अगर प्रश्न है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, एक बार पूरा जरूर देखिएगा, अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। आपको पूरी जानकारी, बहुत सारे सवालों के जवाब नेगी जी ने यहाँ पे दिए हैं,
तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी। इन केस आपके कोई क्वेश्चंस फिर भी रहते हो, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हम फिर एक कोशिश करेंगे कि उन सवालों का भी आपको पूरी तरीके से जवाब दे सके। जी यशोदा मैम, आपके पास कोई और क्वेश्चन है या फिर हम कवर जी कर जी चुके हैं? नहीं, मनीष जी तो काफी अच्छी जानकारी है, जो हमारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं उससे पहले ही उनका जवाब दे दे रहे हैं। ये काफी अच्छी जो जानकारी है मैडम आज हमारे आप व्यूअर्स जितने को। सवाल जी पूछेंगे, आप जितने सवाल पूछेंगे हम उतने जवाब देंगे, और सही जवाब जी देंगे और आपकी पूरी मदद कराएंगे। जितने भी हमारे टीम के मेंबर हैं, जितने उत्तराखंडी से जुड़े हुए हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे बंबई से जुड़े हुए हों, चाहे दिल्ली से जुड़े हुए हों, गुजरात से हो, है ना, जी हम चाहेंगे सबकी मदद हो। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि भाई बाहर वाला तो आके यहाँ काम कर रहा है और हमारे उत्तराखंड के लोग इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई जब हम सीट पे बैठे हैं तो हम चाहेंगे उत्तराखंड के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपनी जीविका चलाएं, और आगे जो भी उनको मदद चाहिए वो हमसे मांगे, हम उनकी फ्री जी में बिल्कुल। मदद करते हैं, और हमारा विभाग हमेशा इसमें मदद करता है। हम चाहते हैं ये लोग उद्यमी बने, इनकी आय का एक अच्छा स्रोत हो, इनका परिवार आगे बढ़े और हमारा जी उत्तराखंड बिल्कुल। आगे बढ़े। जी, तो इसी धन्यवाद। तरीके से उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार की जो उद्योग हैं, इसके अंतर्गत जो रजिस्टर हो रखे हैं ना, उसके कुछ उदाहरण जो आपके पास हो कि एमएसएमई का उन्होंने फायदा लिया हो, इस तरीके के कुछ आप हमारे साथ शेयर चलो करना आपको चाहें। एक लाइव पहले उदाहरण भी बता बताता हूँ। चुके हैं, लेकिन जी पहले भी बता चुके हैं कि ठीक है, नए व्यूवर्स को भी जानकारी मिले। आपको एक लाइव उदाहरण बताता हूँ। जी अभी बिल्कुल। एक यूनिट है हरिद्वार में, वो कोरोना काल में एजिथ्रोमाइसिन बना रहे हैं। ठीक, जी एजिथ्रोमाइसिन बुखार में काम आती है और कोरोना में बहुत अच्छी दवाई थी। तो मैं अभी जयपुर गया हुआ था एक ट्रेनिंग के सिलसिले में, गाय से पेंट बनाने की, गाय के गोबर से पेंट बनाने की ट्रेनिंग चल रही थी। मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करने गया हुआ था, लेकिन जयपुर में अचानक से अप्रैल में लॉकडाउन लग गया। 15 अप्रैल के आसपास वहाँ लॉकडाउन लग गया, मैं जयपुर फंस गया। अब मैं जयपुर क्या हुआ, टैक्सी से गया हुआ था, टैक्सी वालों ने मना कर दिया। तो मेरे को आते हुए क्या हुआ, होटल में कुछ 2-3 उत्तराखंडी रुके हुए थे। उन्होंने कहा भैया एक काम करते हैं, हम भी पिथौरागढ़ निकल रहे हैं, आप भी हमारे साथ निकलो, आखिरी बस जा रही है। मैं भी निकल आया, लेकिन जब घर आया तो कोरोना हो गया। अब घर आया, कोरोना हो गया, तो मैं अलग रह गया घर में। लास्ट में अजिथ्रोमाइसिन ही काम आई, सारे हॉस्पिटल में ट्राई किया, कहीं बेड नहीं था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जब उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ 15-20 दिन बाद, तो एक कॉल आया कि जी हमें बहुत जरूरत है इस समय, हम एजिथ्रोमाइसिन सप्लाई कर रहे हैं पौड़ी में, मतलब स्वास्थ्य विभाग पौड़ी में एजिथ्रोमाइसिन सप्लाई कर रहे हैं, हमें लोन की आवश्यकता है। मैंने अपने नंबर हमेशा दे रखे हैं, कोई भी कभी भी कॉल कर लेता है। कॉल आया, अब मैं बुखार में उठाई, मैंने कहा यार मैं 2-3 दिन में फ्री होके आपसे बात करता हूँ। बीच में क्या हुआ, मुझे लगा, मैंने कहा ये एजिथ्रोमाइसिन बना रहे हैं, इनकी मदद करनी चाहिए तुरंत। हमने उनकी मदद करके अभी 80 लाख रुपए का उनको लोन कराया और उनको नई मशीन दिलवाई है अभी, और उनका नाम है बहुत मिरेकल लाइफ साइंसेज। तो ऐसे भी कोई भी योजना हो, कोई भी चीज हो, हम हर किसी योजना में मदद करते हैं। और उनको लोन कितने पे हुआ है, मात्र 5.5% ब्याज पे। क्योंकि एक स्कीम चल रही थी एमएसएमई विभाग की, कि जो जी कोरोना से लड़ने का सामान बनाएगा उसको 5.5% पे लोन होगा, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर का काम कर रहे हैं लोग, उनको 4.5% पे लोन होगा। वो योजना थी सिडबी की, और मैं सिडबी का ही पीएमयू मैनेजर हूँ, इसलिए मैंने उनको अपने सिडबी से, अपनी देहरादून ब्रांच से उनको तुरंत लोन कराया। ऐसी कोई भी योजना है, अगर कोई भी एमएसएमई का बिजनेस है, सब हमारे मंत्रालय से फायदा ले सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर एक सिलाई कढ़ाई का कोई पर्दे का काम कर रहा है, वो भी हमारे एमएसएमई में आता है। कोई रिंगाल के टोकरियां बना रहा है, वो भी एमएसएमई में आता है। कोई फास्ट फूड का स्टॉल लगा रहा है, आपने देखा होगा आजकल कैंपर वैन लगती है ना, बिल्कुल। उसमें फास्ट जी फूड के जी स्टॉल जी लगते हैं, वो भी हमारी एमएसएमई में आता है। कोई मच्छी के पकोड़े बना रहा है पहाड़ में, मत्स्य योजना के तहत, वो भी हमारी एमएसएमई में आता है। ठीक है, समस्त, कोई नोटबुक की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सीएससी सेंटर खोल रखा है किसी ने, तो वो भी हमारी एमएसएमई में आता है। किसी ने होटल खोल रखा है, वो भी हमारी एमएसएमई में आता है। तो यहाँ इतने उद्योग हैं। किसी ने क्या कर रखा है, पैराग्लाइडिंग का ऋषिकेश के ऊपर अपना यूनिट खोल रखा है। कोई बंजी जंप कराता है, वो भी हमारी एमएसएमई में आता है। ठीक है, कोई ट्रैकिंग करवाता है, वो भी हमारी एमएसएमई में आता है, क्योंकि उनके पास भी इक्विपमेंट होते हैं। तो जिसका भी काम है, 250 करोड़ से नीचे जिसकी टर्नओवर है, 250 करोड़ बहुत होता है, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उससे नीचे, वो हमारे एमएसएमई में आता है। कोई भी उद्योग आपको लगता है वो सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है वो कोई ना कोई उत्पाद बना रहा होगा, उसमें वैल्यू एडिशन कर रहा होगा। वैल्यू एडिशन का मतलब है, जैसे हम अभी एक मक्की उगा रहे हैं, मक्की से हमने ग्लूकोज बनाना सीख लिया, तो वो क्या किया, वैल्यू एडिशन कर दिया। मक्की तो रॉ बेचते हैं, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अगर उसी मक्की से हमने स्टार्च निकाल के ग्लूकोज बना दिया, तो वो वैल्यू एडिशन हो गया, वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगी।
ठीक है। तो कुल मिला के ये तो मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, वैल्यू एडिशन का पार्ट। अगर कोई सर्विस सेक्टर का काम करता है, सेवा उद्योग, मतलब कोई सर्विस दे रहा है किसी चीज की, तो वो सर्विस सेक्टर यूनिट में आएगा। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर एक उदाहरण के रूप में, हर गली में मौजूद है कॉमन सर्विस सेंटर, वो सर्विस सेक्टर में आएंगे। कंप्यूटर का कोई रिपेयर का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर का काम कर रहा है, तो ये सर्विस सेक्टर है। वो कुछ सामान नहीं बेच रहा है, लेकिन वो अपनी सर्विस दे रहा है। उस सर्विस से वो आपसे पैसे ले रहा है, तो उसने अपनी सर्विस देने के रूप में आपसे पैसे लिए, तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, लेकिन वो एमएसएमई में आएगा। जी। और कोई आपका जो कॉमन सवाल है आप पूछिए मैडम। कॉमन सवाल बस यही है कि आप इतनी अच्छी जानकारी देने के बाद और इतनी सहायता कर रहे हैं, इतनी हेल्प लोगों की हो रही है, इतनी सारी हमारी उत्तराखंड की योजनाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी या तो दुर्भाग्य कह लो या फिर क्या कह सकते हैं कि वो लाभ उठा नहीं पाते हैं या उन तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है। जी, तो कम्युनिकेशन गैप है इसी में आगे पूरा। की जी, तो इसी तरीके से कि उत्तराखंड के जो नौजवान है, हमारे भाई बंधु हैं, उन तक आप किस प्रकार से मतलब सहयोग के लिए वो आपसे संपर्क कर सकते हैं कि वो कोई रोजगार करना चाहे तो उसमें उनको हेल्प मिल सके, इधर उधर भटकने की बजाय वो आप तक पहुंच सके। मैडम सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, वो हमारे उद्योग विभाग आ सकते हैं। हम डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज में बैठते हैं, और हमें भारत सरकार की तरफ से सिडबी के माध्यम से यहाँ रखा गया है आने वाले 3 साल तक। हम 3 साल तक यहीं मौजूद मिलेंगे आपको, देहरादून के उद्योग निदेशालय में, कमरा नंबर 304। और आप अगर इसके माध्यम से हमारा मोबाइल नंबर शेयर करना चाहते हैं, तो मैं मोबाइल नंबर अपना बता देता हूँ। आपका यहाँ अगर टाइप का कोई ऑप्शन काफी है। लोग पूछ रहे थे सर। जी जी बिल्कुल। काफी लोग पूछ रहे थे, लेकिन मैंने कहा आप क्योंकि नहीं पब्लिक हम डीलिंग देते का हैं, हो देखो जाता है। हम एक कॉल जी की दूरी पे हैं, रात को 12 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे के आसपास अपना फोन खोलते हैं। तो 12 से 10 हमारा फोन नहीं लगेगा, लेकिन 10 बजे के बाद और रात को 12 बजे से पहले हमेशा हमारा फोन लगेगा। मैं आपको अपने हम दोनों नंबर लिखा रहा हूँ, आप लोग नोट जी कर जी लीजिए। जी ऑफिशियल नंबर है 9897 209 305। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑफिशियल नंबर 9897 209 305। ठीक है। जी अब मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, रूम नंबर 304, टॉप फ्लोर, सबसे ऊपरी तल पे, रूम नंबर 304, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, उत्तराखंड। ये पटेल नगर में है। ठीक है। तो पटेल कोई नगर भी देहरादून। कोई भी पटेल नगर देहरादून, कोई भी जी, संपर्क कहीं कर दिल्ली सकता है। वाले देहरादून ना पहुंच जाए। दिल्ली नहीं में नहीं, भी वो एक पटेल। कहीं जी दिल्ली में भी पटेल नगर है ना, कहीं वो जी वहां ना जी पहुंच बिल्कुल। जाए। जी, ठीक है। इसीलिए तो उत्तराखंड जरूर लिख लें आप लोग। बिल्कुल, तो इसमें यह है कि आप कभी भी हो, कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी योजना हो, एमएसएमई से रिलेटेड हो, उद्योग से रिलेटेड हो, है ना। वैसे तो मैं एमएसएमई के ही काम देखता हूँ, क्योंकि सिडबी की तरफ से है और सिडबी एमएसएमई के तहत आता है ना। और हमें एमएसएमई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में रखा गया है। ठीक है। हम 2 लोग हैं, मैं हूं और प्रीति रावत मैडम है। तो हम दोनों सबकी सहायता करते हैं। किसी के एमएसवाई के फॉर्म भरने हो तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। किसी के कोई भी सब्सिडी स्कीम में फायदा लेना हो, चाहे एमएसएमई 2015 होटल नीति में लेना हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। अगर मान लो किसी की कोई अन्य योजना भी है, उसको उसके बारे में पूछना है, जैसे ट्रेनिंग्स के बारे में पूछना है, पैकेजिंग जी इंडस्ट्री है, कई लोगों के सवाल है कि हम पैकेजिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था करते हैं। कई लोग क्या होता है, समाज में SC ST होते हैं, उनके लिए हम अलग व्यवस्था करते हैं SC ST हब के द्वारा। ठीक है। लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है, उनको 25% अलग से SC ST हब की सब्सिडी मिलती है, उनको पता ही नहीं होता। तो हम उनको सहायता करते हैं, हम उनको सब्सिडी दिलाते हैं। महिलाओं को हमारे उत्तराखंड में महिला उद्यमी योजना में अलग से सब्सिडी है 25%। जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है। जी तो बिल्कुल। अब क्या होता है कि जब किसी को पता ही नहीं है तो वो कैसे अप्लाई करेगा, है ना। तो उसकी सर जो जानकारी भी आप हमारे से ले सकते हैं। जी अजय नेगी जी। जी, आपने कहा अलग से सब्सिडी, तो मतलब जो 25% जो है वो तो है ही है, उसके अलावा ये अलग से है? नहीं, 25 जैसे मान लो देहरादून में मिलती है 15% मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, लेकिन अगर वो जी महिला है, और ये चीज हमारे कई अधिकारियों को भी नहीं पता है, अगर वो महिला है तो वो 25% महिला उद्यमी में अप्लाई कर दे, तो उसको 15 + 10 एक्स्ट्रा मिल जाएगी। टोटल 25 मिलनी है टोटल उसको। 25। जी 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 जी। हाँ, है ना। लेकिन ये अब तो स्कीम पहाड़ों जनरली पे लोगों ऐसा, को पता नहीं होती। पहाड़ों पे 25% पहाड़ों में तो ऑलरेडी देखो है। वैसे भी 25 है, वैसे भी 25 है ना। अच्छा, पहाड़ों में वहां तो वैसे जी भी 25 है। जी जी जी। लेकिन तो जी ये इसका क्लियर सेकंड करना था बेनिफिट, जी। इसका सेकंड बेनिफिट तो सुन लो, जो बहुत अच्छा है। जी जी 6% बिल्कुल। ब्याज उपादान, 6% ब्याज उपादान। इसमें ये है, अगर महिला उद्यमी है तो उसको 6% जो इंटरेस्ट है वो वेवर है प्रति साल।
अरे वाह। तो ये तो बहुत किसी को बढ़िया। पता ही नहीं होता। अब जनरली जी हम भी बहुत कहते बढ़िया। हैं तुमने उसमें क्यों नहीं अप्लाई तो करी, तुमने इसमें अप्लाई कर दी, है ना। तो मैं तो एक हम उनको क्वेश्चन करना चाहूंगा नेगी जी यहाँ पे। जैसे जी मैं बिल्कुल। कोई व्यवसाय, मैं आईटी सेक्टर से संबंधित हूँ, या आईटी या होटल लाइन, हमारा क्षेत्र पौड़ी जिला का पड़ता है, और बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट है, कॉर्बेट से करीब 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस में पहाड़ी एरिया, और मतलब एनवायरमेंट ही चेंज हो जाता है, और हम्म, 7-8 हजार फीट ऊंचाई पे मतलब मंदिर है, हम उसको काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे। उस क्षेत्र में अगर मतलब होटल का जैसे आपने बताया, अगर हम उसमें प्रयास करना चाहते हैं, तो मैं क्या मतलब अपनी वाइफ या फिर मतलब महिला के नाम से वहां पे अगर लूं, तो जो आपने बताया कि ब्याज में 6% की एक तरीके से रिबेट उसमें मिल जाएगी, हम्म। सर तो ये मैं भी बहुत सही मतलब योजना जनरल है कैटेगरी के लिए भी है, राइट? जी जी सर, सबके लिए। सबके लिए ये इतनी बढ़िया महिलाओं में तो किसी के लिए भी है, बस महिला होनी चाहिए, है ना। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, हमारे से संपर्क कर लीजिएगा, हम आपका स्टैंड अप इंडिया नीति में भी डाल देंगे। क्योंकि महिलाओं के लिए जनरली होटल है तो 10 लाख से ऊपर का ही लोन लेंगे और 1 करोड़ से नीचे, है ना। हम उसको महिला उद्यमी योजना में डाल देंगे, और हमारी एमएसएमई नीति का भी फायदा उनको मिल जाएगा, स्टैंड अप इंडिया का भी मिल जाएगा, तीसरा महिला उद्यमी का भी ब्याज का फायदा मिल जाएगा। हम जी। तीनों फायदे उनको दिलवा देंगे, प्लस मैक्सिमम बेनिफिट उनका करा देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें आपको जनरली 25% तो एक वेवर मिल जाएगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट में 6% का वेवर मिल जाएगा प्रति साल। तो आपको लगा क्या जेब से, भाई 9% का ब्याज होगा तो 3% लगा, 3%, है ना। बिल्कुल वही वही मैं ठीक है, तो बेनिफिट आप इसका एक्चुअली, फायदा ले मेरा लो। मेरा उदाहरण मैंने अपना इसलिए लिया कि ताकि लोग उसको समझ सके कि अगर जी मैं मैं बिल्कुल। समझ जी। मैं समझ है ना। जी तो अजय कई जी बार क्या होता है, जानकारी का अभाव, ये जानकारी का अभाव बिल्कुल। ये है जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम लोग नहीं नहीं, बैंक बिल्कुल जाते सर। हैं, फिर बैंक वाला हमें निग्लेक्ट कर फायदा नहीं देता उठा है, पाते। जी जी। नहीं उठा पाते। अच्छा, बाहर के लोगों, नहीं कल एक सर, लड़का आया हरियाणा से। आप जैसे लोग हैं, मतलब सरकारी में भी हैं और इस सोच के भी हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि मेरी खुद नहीं, की बहुत सोच क्या लोग है। हैं। जी मैं आज जी मैं आज बात भी कर रहा था कि चाहे प्राइवेट है गवर्नमेंट है, काम करने वाले तो लोग ही हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। प्राइवेट में अगर बोल दें कि भैया आप काम करो ना करो, सैलरी आपको मिलनी है, तो प्राइवेट में कितने लोग ने काम करेंगे? लेकिन वहां तो डंडा है कि भैया नहीं करे तो बाहर फेंकेंगे, या फिर मतलब इस बिल्कुल। तरीके का है। तो जब ये मेंटेलिटी आ जाती है, लेकिन जहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो लोग हैं, वो जहां पे काम करते हैं, तो डेफिनेटली काम भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आपके सामने उदाहरण भी है, मतलब नेगी जी यहाँ पे हमारे साथ बात भी कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर देखो, रहे हैं और चीजें समझा रहे हैं। बचपन में हमें सिखाया गया था कि एवरी अथॉरिटी कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। बिल्कुल तो सर, अगर बिल्कुल। कोई अथॉरिटी मिली है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। कल मोर पावर मोर हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीधी बात। बिल्कुल। हरियाणा से एक लड़का आया, उसको ऐसी ऐसी स्कीम के बारे में पता था, जी है ना। तो हमें नहीं पता होता, उसको पूरा पता था। तो मैं खैर उसको होटल की उसमें एक सब्सिडी करवा रहा था टिहरी गढ़वाल में। तो उसने एक होटल के लिए अप्लाई किया 5 करोड़ का। तो मैं उसको आईडीएस में अप्लाई करा रहा था। आईडीएस में 30% सब्सिडी मिलती है हमारे यहाँ, वो सबके लिए, बाहर वाले के लिए भी, यहाँ वाले के लिए भी। उसको इतनी स्कीम्स का पता था, उसने मुझे कहा कि भैया मुझे ना रूरल डेवलपमेंट का काम करना है, वहां पर मैं रोड बनाऊंगा, तो मुझे उसमें 25% सब्सिडी मिलेगी। मैंने, यार तुम्हें किसने बताया? कह रहा नहीं, हमें सारी स्कीम पता है उत्तराखंड में कौन कौन सी है। तो मेरा ये सोचना था, उत्तराखंड के लोगों को तो पता नहीं है, बाहर वालों को बिल्कुल पूरा पता पता नहीं है। जी जी। है ना। जी जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ क्या है, कम्युनिकेशन का अभाव है। हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन करते रहनी चाहिए। देखो, हम लोग क्या करते हैं, अखबारों में बहुत प्रचार करते हैं, लेकिन क्या होता है, अखबार हर कोई जनरली नहीं पढ़ता, साइड में आता है। हरिद्वार का जो प्रोग्राम है वो अखबार में आया था, लेकिन उसके बावजूद हमको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ा। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हमको उनको सूचित करना पड़ा, और पहले दिन बहुत पार्टिसिपेंट नहीं आए, अगले दिन से 20 पार्टिसिपेंट रेगुलर आ रहे हैं। अब हम 20 लोगों को भी ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, तो कम से कम बैंक वाले उनको मना नहीं कर पाएंगे कि तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हुई, है ना। बिल्कुल। जी क्योंकि सर्टिफिकेट उद्योग विभाग का उनके बहुत काम आएगा। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा, बहुत पहले आपने एक सवाल पूछा था कि बैंक वालों ने इनको निग्लेक्ट किया है कि जी आपकी बिल्कुल। ट्रेनिंग नहीं हुई। तो ठीक है, उन्होंने कहा है जी ट्रेनिंग नहीं हुई, तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उनको बोलो ना, ठीक है जी हम ट्रेनिंग करके आते हैं, आप उसके बाद हमको लोन दीजिए। बैंक में लोन देना उनका काम है। नहीं करेंगे तो एलडीएम से आप उनकी शिकायत करिए, है ना। क्योंकि बैंक वाले सारी योजनाओं को ठप करते हैं। कुछ बैंक वाले अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं सारे खराब होते हैं, बिल्कुल उसके लिए लेकिन कागजी बिल्कुल। फॉर्मेलिटी मांगते हैं। और दूसरा, मैंने ये महसूस किया है कि उत्तराखंड में बैंक वाले थोड़ा डरपोक होते हैं, थोड़े डरते हैं। वो सोचते हैं यार कहीं हमने कोई लोन दे दिया, उसमें कागजी कार्रवाई गलत हो गई, हम फंस जाएंगे, हमारे ऊपर रिकवरी बिल्कुल। आ बिल्कुल। जाएगी, जी है जी ना, जी। इस वजह से डरते हैं। तो आपको उनको सही स्कीम में बताना पड़ता है कि मैं इस स्कीम में लोन ले रहा हूँ, भारत सरकार ने अलग से फंड बना रखा है 200 करोड़ का,
बल्कि ये फंड ऐसा होता है, सीजीटी एमएससी स्कीम होती है, अगर आप लोन किसी कारणवश नहीं दे पाए तो भारत सरकार इस लोन को चुकाती है। ठीक है, उसमें इंश्योरेंस आपको करना पड़ता है, तो आप उस स्कीम का उनको फायदा बता सकते हैं कि जी मैं इस स्कीम में करना चाहता हूँ, तो जी मुझे लोन दे दिया जाए। बस थोड़ा बताना होता है, बैंक वाले से बात करनी होती है, लेकिन जब हमको जानकारी नहीं होती तो हम बैंक वाले से बात नहीं कर पाते। मनीष भैजी, कोई ये इन मैं भी वेबसाइट सवाल पूछ रहा था सर। जिनमें सब उत्तराखंड गवर्नमेंट स्कीम का बारे में पढ़ा जा सकता है, अपडेट रख जा सके। ओके सर, ऐसी स्कीम है investUttarakhand.com, investUttarakhand.com, इन्वेस्ट उत्तराखंड आप ऑनलाइन मान लीजिएगा सर्च, इन्वेस्ट उत्तराखंड पे आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी, है ना। लेकिन इसका नाम इन्वेस्ट उत्तराखंड है तो जनरली लोग सोचते हैं कि यार ये बाहर के इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ऐसा नहीं है। इसमें हमने सारी स्कीम डाल रखी है, investUttarakhand.com, है ना। आप डाल दीजिए, गूगल में मार दीजिए इन्वेस्ट उत्तराखंड, उसमें अपने आप आ जाएगा। बल्कि मैं हमारी मैं सारी आ, जो, मैं भेज हाँ देता हूँ सर उसको। हाँ देखो आ रहा सर, भेज दिया गूगल में आ मैंने। रहा, भेज दिया ना, जी जी। ठीक है। जी अच्छा, और अजय जी, कुछ आपके और कुछ जी अजय जी, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, टाइम भी हो गया है, फिर मैं नहीं तो सर ने काफी ऐसी जानकारियां दे दी है जो कि हमारे में जी पहले ही क्वेश्चन थे, सर ने पहले ही आंसर दे दिए। काफी अच्छी नहीं, जो आज की चर्चा है काफी अच्छी रही है, काफी मैं अच्छी एक बार जानकारी फिर सर से से मिली है। सभी साथियों को जी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथी जुड़े हैं, आप एक बार कृपया शुरू से ये वीडियो देखिए। एक एक जी जानकारी लगभग मुझे लगता है कि पूरी जानकारी मनीष नेगी जी यहाँ पे दे रखी काफी है। अच्छे तरीके साथ से, में उन्होंने काफी अच्छे लास्ट में तरीके अपना से। नंबर भी आप लोगों को शेयर कर दिया है। और जो भी यहाँ पे बार बार मतलब वही सवाल आ रहे हैं, क्योंकि मैं बाद में जुड़ा तो मुझे सवाल है, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, वो गलत बिल्कुल नहीं है। जी लेकिन वो सवालों के जवाब यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो मैं एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो जरूर देखिए, अन्य लोगों को भी साझा शेयर कीजिए, अन्य जरूर लोगों करें। तक पहुंचाइए। और ये जानकारी जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं, काम धंधे करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और बनना भी चाहिए। ये प्रयास भी है। बैंक से भी आपको समर्थन मिलेगा, सरकार से भी समर्थन मिलेगा। फिर हमें चाहिए क्या, हमें मेहनत करना है और अपना काम करवाना है। नेगी जी ने बता भी दिया कि अगर आपको पेपर वर्क कोई वगैरह भी करवाना है समस्या आती है। तो भी, है ना, तो उसमें भी आपको मदद करेंगे। तो आप सब इसको जरूर देखिए। तो जी, नेगी आपको जी सिर्फ आपने आगे बहुत आना है अच्छी, जी, आगे आना है और फायदा उठाना है। और मनीष जी तो इतनी अच्छी जानकारियां दे चुके हैं, बस आपसे यही जी है कि शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप्स में इसको जरूर शेयर करें। मनीष जी, लास्ट में विदा लेने से पहले जी मैं जो हमारे अपने लोग हैं या उत्तराखंडी लोग हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए एक छोटा सा आपकी तरफ से सुझाव या संदेश जो आप देना चाहें। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आप जितनी भी हमारी स्कीम्स है उनका फायदा ले लीजिए। मेन तो ये जी है, स्वरोजगार करिए, है ना भाई। नौकरी हर किसी को सरकार दे जी नहीं जी सकती है, प्राइवेट में भी इस समय इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी आप प्राइवेट में बिल्कुल कमाएंगे बाहर जाके। हम आपको ऐसा स्वरोजगार बता देंगे, आप यहीं उतना कमाएंगे। आप अगर कोई दिक्कत आती है तो 1-to-1 सेशन रख सकते हैं, या फिर आप मिलके ग्रुप में कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। जिसको जो जानकारी चाहिए वो हम देंगे। एक अगर ऑर्गेनाइज आपके बिष्ट जी ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करा देंगे अगली बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई फॉर्म भरना है, कोई दिक्कत आती है तो हम उसके जी लिए बैठे हैं, बिल्कुल है ना। हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं बिल्कुल। चार्ज किया जाता। जनरली लोग सोचते हैं यार हम फॉर्म भरवाएंगे, सीए पैसे मांगेगा, वकील पैसे मांगेगा, 5-6 हजार रुपये वैसे ही खर्च हो जाएंगे, काम धाम कुछ किया नहीं। और काम धाम अभी हमारे दिमाग में है। तो जो आइडिया आपके दिमाग में है वो एक जनक होता है, वो बीज होता है, उससे फिर पेड़ उगता है ना। तो बिल्कुल आइडिया जो होता है वही बिजनेस का बीज होता है। इसलिए आपके मन में अगर बिल्कुल आइडिया आया है, आप हमसे डिस्कस कीजिए, बिजनेस करिए, हम आपकी हर तरह से सहायता करेंगे, बैंक से लेके हर चीज। चाहे मार्जिन मनी की बहुत समस्या है, उत्तराखंड सरकार आपको मार्जिन मनी के रूप में एमएसवाई योजना में प्रोवाइड करा रही है। आप मार्जिन मनी भी है, हाँ 5-10% तो अपने करने ही पड़ेंगे, वो तो किसी भी स्वरोजगार में करने पड़ते हैं। लेकिन इसका जी मतलब ये नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी। बैंक वाला अगर कोई समस्या कर रहा है, आप हमें बताइए, हम बैंक वाले को एक तरीका ऐसा बताएंगे जिससे बैंक वाला भी संतुष्ट होगा और आप भी संतुष्ट होंगे। कई बार आप क्या करते हैं कि बैंक वाले को बताते नहीं है, भाई हम सीजीटी एमएससी का फायदा लेना चाहते हैं। सिडबी ने सीजीटी एमएससी फंड का एक प्रावधान रखा है जिसमें कि आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती। दूसरा, विदाउट कोलेटरल लोन इसलिए भी फायदेमंद है, अगर वो भारत सरकार उसकी गारंटी लेती है कि जी आपका लोन अगर खराब होता है तो हम चुकाएंगे इस फंड के माध्यम से, है ना। इंश्योरेंस फंड है एक तरह से, और सिडबी जी इसमें जी बहुत सहायता करता है एमएसएमई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में। दूसरा, महिलाओं के लिए एक ऐसी स्कीम है भारत सरकार की, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया बहुत अच्छी स्कीम है सिडबी की, जिसमें 10 लाख रुपए से ऊपर किसी को भी व्यापार करना हो, चाहे किसी को साड़ी की दुकान खोलनी है, चाहे किसी को
आपकी उसकी दुकान खोलनी है, परचून की दुकान खोलनी है, तो कॉस्मेटिक 10 है, लाख मतलब रुपए से जिस जो ऊपर, भी महिला से संबंधित अगर कोई काम जी महिला जी से संबंधित, हाँ। इसमें ऐसा नहीं है SC ST OBC ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी महिला को ये करना है। और हाँ, महिलाओं के साथ ये स्कीम है SC और ST के लिए, ये 3 लोगों के लिए, SC ST और महिलाओं के लिए। महिलाओं में सभी जी शामिल है और जी पुरुष में SC और ST शामिल है। 10 लाख रुपए से ऊपर 1 करोड़ से कम लोन जिसको चाहिए वो इस योजना का हमसे फायदा उठवा सकता है, और हम सिडबी की तरफ से उसकी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, सिडबी के आप कभी भी ऑफिस आ जाइए, आपको मेरा नाम ले लीजिए, आपको पूरी सहायता मिलेगी, आप कहीं भी हो। सिडबी के 3 ऑफिस हैं उत्तराखंड में, एक देहरादून में है, राजेंद्र नगर में, एक हरिद्वार में है और एक उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर मतलब रुद्रपुर में है। ठीक है, 3 ऑफिस है, तीनों में आप हमसे संपर्क करवा दीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। दूसरा, कई बार लोग सोचते हैं मेरे को कोई दुकान खोलनी है, व्यवसाय खोलना है। एक मैं प्रश्न देख रहा था कि सोलर का मुझे काम खोलना है। सोलर का काम मत खोलिएगा, सोच समझ के खोलिएगा, या तो वहां ट्रांसफार्मर पास में होना चाहिए। दूसरा, असेसमेंट कर लीजिएगा मेरे को 25 सालों तक इसमें कितना लाभ होगा, 25 साल जी की रुपए की वैल्यू क्या रहेगी। आज के 4.5 रुपए कल 5-10 साल बाद 4.5 रुपए नहीं रहेंगे, वो एक तो बिल्कुल सर रुपए 1.5 रुपए हो पाँच जाते हैं। परसेंट 6% तो हर साल का वो जाता ही है, हर मतलब साल 100 के गिरता है, आपके 90 96 94 ही रह जाएंगे नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल। तो बिल्कुल मेरे को उनसे आग्रह डेफिनेटली मैं यही आपको। करता हूँ, जिसको सोलर का काम खोलना है, कोई काम नहीं आता वो परचून की दुकान खोल ले, नहीं है तो गाय पालन का काम खोल ले, है ना बिल्कुल भाई। ऐसा काम खोले जिसमें मेहनत ज्यादा है, ज्यादा पचड़े नहीं है, मतलब मार्केटिंग नहीं बिल्कुल करनी, कुछ नहीं करनी। दूध का अपना मार्केट होता है, सारा जी जी यूपी से हमारे यहाँ दूध आता है, दूध की इतनी खपत है उत्तराखंड पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कौन सा वो खपत कहाँ गई, जो कि मिठाइयाँ बन रही थी, अब तो मिठाइयाँ नहीं बन रही, आजकल बिक नहीं रही। तो अगर जी दूध बिल्कुल होता तो इसीलिए वेस्ट जाता, है ना। जी तो वो दूध नकली आता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में। हम चाहते हैं दूध का उत्पादन हो, ज्यादा से ज्यादा शहद का उत्पादन हो, मशरूम का उत्पादन हो, जो हमारे पारंपरिक काम है हम वो भी कर सकते हैं। जैसे जड़ी बूटियां उत्पादन भी हम कर सकते हैं, कई लोग कर रहे हैं, और जो पहाड़ों से इसमें जुड़े हैं उनको पता होगा, वो जड़ी बूटियों का अच्छा उत्पादन करके बेच सकते हैं। मैं सिडबी की तरफ से एक चीज आप लोगों को बिष्ट जी और जोशी मैडम की माध्यम से और पूजा चमोली मैडम के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, बहुत जल्दी मैं सिडबी की तरफ से एक मिनी वेबसाइट शुरू करवा रहा हूँ। उत्तराखंड के जितने भी उत्पाद हैं आप उसमें फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, अपने उत्पाद उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। उत्पाद के साथ आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा, कौन सी आप लोकेशन से है इतना दिखाई देगा। जिसको वो उत्पाद खरीदने होंगे वो आपसे संपर्क कर सकता है। और अभी भारत सरकार की ओर से एक योजना आने वाली है हमारे सिडबी के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में, जो कि हम आपके प्रोडक्ट यहीं पर ही बिकवाने का काम करेंगे। हम आपको मार्केट लिंकेज भी देंगे उत्तराखंड में, लेकिन इस बहुत चीज में बढ़िया थोड़ा समय वो लगेगा। सबसे बड़ा चैलेंज है सर, एक्चुअली अभी जी उत्तराखंड में तो बिल्कुल नहीं, वो हिमाचल हम का हमें पता है, वो हो हाँ, जाता है कि बिल्कुल। देगा, ये बहुत अच्छा रहेगा बेसिक। जी मार्केटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम बिल्कुल। इसको ऐसी मार्केटिंग कराएंगे जैसे अमेजन की आपने साइट देखी होगी, बिल्कुल जी बिल्कुल जी अमेजन देखा होगा, फ्लिपकार्ट जी देखा जी होगा। आपको क्या जी पता है अमेजन कितने पैसे लेता है? अमेजन 18% चार्ज करता है, सारी कमाई अमेजन खा जाता है, उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता। तो फिर उसमें भी इसलिए ये हम होता है चाह रहे सर हैं, कि जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चलता है, मतलब जब डिमांड उसकी बढ़ जाती है तो वो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग निकाल देता है उसमें। बिल्कुल बस। सही तो काम हम करते हैं और अमेजन पैसे खा जाता है। तो इसका क्या फायदा हुआ? अभी आसाम गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU किया है, 2 साल हो गए, कोई भी उसमें रजिस्टर नहीं कर पाया 2 साल में। उनके इतने पचड़े हैं, पहले GST नंबर लाओ। अब भाई व्यापारी को नॉर्मल व्यापार करना है, 20 लाख तक GST लगता नहीं है, हमें फ्लिपकार्ट कह रहा है आसाम में कि हाँ, GST नंबर लाओ। तो जी आदमी पहले तो उतना खर्चा कर देगा, GST के पचड़ों में पड़ेगा, उसके बाद उसका माल बिके ना बिके उसकी तो गारंटी है नहीं। और जब बिल्कुल बिकेगा भी तो 10% फ्लिपकार्ट ले लेगा। फ्लिपकार्ट ने वहां 10% पे समझौता किया है, चलो 10% फिर भी ठीक है, लेकिन यह है कि ये फॉर्मेलिटियां नहीं होंगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार और सिडबी इसमें मिलकर कोशिश करेगा कि आपके प्रोडक्ट्स को भी हम मार्केट प्रोवाइड कराएं। और ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो उत्तराखंड के हैं, जैसे हेजलनट हो गया, जैसे आपका मासी टकर हो गया, जैसे आपकी ऑर्गेनिक अगरबत्ती हो गई जिसमें कोई जी केमिकल नहीं मिलाया जाता, जी जी जैसे जी आपका हरड़ हो गया, जैसे आपका यहाँ की अभी पेंट आपने बताया सर, ऑर्गेनिक हल्दी हो गई है, अभी पेंट बताया आपने कि पेंट आप पेंटिंग वो हम बनवाएंगे। हाँ, पेंट हम जी बनवा रहे हैं, मिट्टी और गोबर के दिए हम बनवा रहे हैं। बाकी हमारे कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पहाड़ों में उगते हैं, वो जो चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ और आपके वहां से जुड़े हुए हैं ऊपर पहाड़ों से, जैसे कि आपका हर की दून, यहाँ कई सारी जड़ी बूटियां होती हैं जिनका उत्पादन हम कर सकते हैं। वैसे तो आयुष विभाग की भी अपनी वेबसाइट है, वो भी करते हैं इसका अपना मार्केट लिंकेज, लेकिन उनकी इतनी सब्सिडी नहीं होती है। हमारी सब्सिडियों का फायदा उठाइए। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी 95% सब्सिडियां हैं,
लेकिन वो गांव तक अच्छा। सीमित है, गांव के लोगों के लिए 95% सब्सिडी है, वो हम उसका फायदा उनको दिलाते हैं। उसका किसी दिन अलग से सेशन रखेंगे जो उसमें 95% जी सब्सिडी है बिल्कुल। ना। बिल्कुल। पूरे उत्तराखंड में मैं 42 ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ 95% हम उनको सब्सिडी करवा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार अपनाएं उत्तराखंड में। उत्तराखंड को आप लोगों की बहुत जरूरत है, और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में आप हमारा साथ दें, तभी उत्तराखंड आगे चमकेगा। और नौकरी के ज्यादा चक्करों में ना पड़े, नौकरी सीमित होती है, हमारा जो अनुपात है पॉपुलेशन का उसके हिसाब से नौकरी नहीं हो पाती है। और सरकारी नौकरी में भी 2006 के बाद से कोई पेंशन नहीं है, तो इस चीज का कोई ऐसा वो नहीं है इशू कि मेरे को सरकारी नौकरी करनी है। देखो, अगर सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत कम लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम बिल्कुल। है। जी जी। तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार अपनाएं, हम आपके पूरा साथ हैं। 3 साल तक का तो मैं आपको वादा करता हूँ, 3 साल तक मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद जी सर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी नेगी जी। आज आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और इतनी अच्छी जानकारियां जो है वो हमारे साथ शेयर की हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जय उत्तराखंड। जय जय उत्तराखंड सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। यशोदा मैम, थैंक यू। जी जय उत्तराखंड। आपका भी। जय उत्तराखंड।